अपन साथ साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे। मैथमेटिक्स का जो पेडागोगी वाला पार्ट है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस है, वैसे तो आपने देख लिया होगा, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा इसकी। पहले संक्षिप्त से अपन चर्चा कर लें इससे सिलेबस को लेकर के, फिर अपन बात करेंगे कि एक एक पार्ट को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। और आपका भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी एराइज कर सकेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राइट सर, राइट। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हाँ, यस सर, परफेक्टली सर। जी सर। अब इसमें जो आपका कंटेंट है उसमें 4 ब्लॉक हैं आपके पेडागोगी वाले पार्ट में। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ब्लॉक 1 है वो अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की समझ को लेकर के, गणित के अनुशासन को लेकर के है पहला वाला जो ब्लॉक है आपका। उसकी भी हम डिटेल आगे में चलेंगे। सतीश सर, जी एक सर। बार फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए जरा। जी एक सर। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फर्स्ट स्लाइड का। जी सर। जी सर। और ये जो हाइड आ रहा है ना सर, हाइड को भी ये क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। तो ये एक बार, ये जो हाइड है, हाँ, इसको बस क्लिक कर दीजिए। यस सर, एक बार फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए सर। जी सर। तो वो मुझे अच्छी लग रही थी फर्स्ट स्लाइड। जी जी सर। बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जी बिल्कुल सर। एक ये अच्छा तरीका है डिजाइन करने का। जी सर। आपकी फोटो आ रही है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू करिए सर। जी जी सर। तो ब्लॉक 4 है आपके सिलेबस के अंदर, इस पेपर के अंदर, जिसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की समझ को लेकर के है, गणित की नेचर को लेकर के है, गणित का डिसिप्लिन किस प्रकार से है, गणित का अनुशासन किस प्रकार से है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका करिकुलम फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है, ये पहले वाले ब्लॉक के अंदर दिया हुआ है। दूसरे वाले ब्लॉक को लेकर है टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। टीचिंग शिक्षण अधिगम, गणित का जो शिक्षण अधिगम है उसमें क्या स्ट्रेटजीज हमारी होनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए, कौन कौन से मेथड्स होने चाहिए, उस मेथड्स को लेकर के बात है। यानी खास तौर से जो मैथोलॉजी वाला पार्ट है वो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को लेकर के है। ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 में कंटेंट है आपका कंटेंट बेस्ड मैथोलॉजी फर्स्ट और कंटेंट बेस्ड मैथोलॉजी सेकंड। दोनों में कंटेंट दिया हुआ है और उस कंटेंट को हमें बच्चों के बीच में कैसे पढ़ाना है, ये खास तौर से मैथोलॉजी फर्स्ट और मैथोलॉजी सेकंड है, 2 ब्लॉकों के अंदर चर्चा करनी है अपन को। अब ब्लॉक 1 को जब हम देखें तो ब्लॉक 1 के अंदर 4 यूनिट है टोटल, मिलाकर के आपके 17 यूनिट हैं सिलेबस में, जिसमें ब्लॉक 1 के अंदर 4 यूनिट हैं अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स। पहली यूनिट है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की जो प्रकृति होती है, गणित का क्षेत्र होता है, वो क्या होता है। तो पहला जो यूनिट है वो नेचर और स्कोप को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के है। दूसरी यूनिट है आपकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। गणित का जो शिक्षण अधिगम है उसके एम्स क्या हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी लक्ष्य और उद्देश्यों को लेकर के बातचीत करेंगे। तीसरी वाली यूनिट है वो हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। जो बच्चे हैं हमारे वो गणित को कैसे सीख सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, ये तीसरी यूनिट है। और चौथी यूनिट है आपकी मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय के पाठ्यक्रम में गणित क्या है, किस प्रकार से अपना स्थान रखता है और इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ये 4 यूनिट फर्स्ट ब्लॉक को कवर करेंगे। सेकंड वाले ब्लॉक को देखें तो सेकंड वाला ब्लॉक है टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का शिक्षण अधिगम, जिसमें 5 यूनिट हैं बच्चों। 5वीं यूनिट है इसकी अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। जो गणित सीखने की
अप्रोचेज हैं, उपागम्स हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनकी टेक्निक्स क्या हैं, उनके मेथड्स क्या हैं, ये यूनिट 5 के अंदर हमें सीखने को मिलेगा। छठी यूनिट है वो ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, शिक्षण अधिगम अनुभव हम किस प्रकार से संगठित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। 7वीं यूनिट है लर्निंग रिसोर्सेज एंड आईसीटी फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग, हमारे सीखने के क्या क्या स्रोत हैं, किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, और उसमें आईसीटी की भूमिका क्या होगी गणित शिक्षण में, गणित शिक्षण सीखने में। आईसीटी, चूंकि आजकल आईसीटी का ज़माना है, अभी भी जो चर्चा हम आपसे कर पा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे जुड़ पा रहे हैं, तो आज आईसीटी की बहुत ज़्यादा भूमिका में आज नज़र आने लगी है। 8वीं यूनिट है वो असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, गणित में आकलन और मूल्यांकन मेजरमेंट कैसे किया जाए, किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं असेसमेंट करने की, उस पर बातचीत हो पाएगी। यूनिट 9 है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, गणित अध्यापक का व्यावसायिक विकास क्या है, यानी मैं यूं बात कहूं आपसे कि गणित अध्यापक के अंदर जो पेशेवर गुण होने चाहिए, विकास के गुण होने चाहिए, वो कौन कौन सी गुण है, गणित अध्यापक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये यूनिट 9 को लेकर के बातचीत होगी। यदि हम ब्लॉक 3 में चलें तो ब्लॉक 3 है वो कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी फर्स्ट, जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा था कि ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 जो आपके हैं वो कंटेंट को लेकर है, विषय वस्तु आधारित हैं। विषय वस्तु में यूनिट 10 है वो नंबर सिस्टम को लेकर है, जो हमारा संख्या पद्धति होती है नंबर सिस्टम, उसको लेकर है। नंबर थ्योरी जो संख्या सिद्धांत है हमारे, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम, इसका विस्तार और लघुगुणक, ये यूनिट नंबर 10 के अंदर कंटेंट दिया हुआ है। यूनिट नंबर 11 में पॉलिनोमियल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फैक्टरिंग, पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जो फैक्टरिंग यानी गुणनखंड जो होते हैं वो गुणनखंड किस किस तरीके से किए जाते हैं, इसकी भी कौन कौन सी तरीके हो सकते हैं। यूनिट 12 है वो लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेखीय समीकरण, असमानता और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इनइक्वेशंस क्या होती हैं, और जो क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, इनका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें मैथोलॉजी का उपयोग हम कर सकते हैं। यूनिट नंबर 13 है वो सेट्स को लेकर है, सेट्स यानी समुच्चय, रिलेशन यानी संबंध, फंक्शन एंड ग्राफ्स, साथ में रिलेशन फंक्शन साथ में ही चलता है, और साथ में जो है ग्राफ्स जो होते हैं हमारे लेखा चित्र होते हैं, उन लेखा चित्र के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ब्लॉक 3 में आप देख रहे होंगे कि टोटली यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12 और यूनिट 13 कंटेंट बेस्ड यूनिट हैं। बस जब आप ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 समझ जाएंगे तो फिर ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 समझने में हमें समय नहीं लगेगा। जब तक ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हमारे समझ में नहीं आएंगे तब तक 3 और 4 हमारे समझ में नहीं आने वाले हैं। और ये 3 और 4 जो ब्लॉक हैं, चौथा ब्लॉक पर मैं चलता हूँ। 4th ब्लॉक के अंदर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो सांख्यिकी है और जो हमारी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है उसको समझना है। यूनिट 15 है पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, तो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज होता है और त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुज को देखते हैं, भुजाओं के आधार पर भी हम त्रिभुज को देखते हैं। पैरेललोग्राम्स में भी हम देखते हैं कि आयत को भी हम देखते हैं, समचतुर्भुज को भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हम वर्ग को भी हम देखते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इन सब पर चर्चा होगी। यूनिट नंबर 16 यदि हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति और उसके क्या उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पेड़ की छांव में देखते हैं, उसकी छाया को देखते हैं, पोल को देखते हैं, पोल में जो तारबंदी वगैरह करते हैं वो सब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है। तो उसका क्या उपयोग कर सकते हैं हम डेली लाइफ में भी, ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या उपयोग हो सकता है, इस चैप्टर में अपन ये जानकारी कर सकते हैं। और लास्ट यूनिट है इसके अंदर मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
मेंसुरेशन एक अपना बड़ा पार्ट होता है। मेंसुरेशन में खास तौर से 3D वाला पार्ट भी आ जाता है इसके अंदर, सारे एरियाज और वॉल्यूम, जिसको हम क्षेत्रफल और आयतन की अपन बात करने लग जाते हैं। त्रिभुज से लेकर के कहीं गोले तक हमें पहुंचना होगा, चाहे शंकु हो, चाहे आपका बेलन हो, सिलेंडर हो, चाहे आपका ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार का एरिया और वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो वहां पर हमें मेंसुरेशन नजर आती है। और 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, खासतौर से 2D के अंदर अपन देखते हैं तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति क्या है, निर्देशांक ज्योमेट्री में किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल में उसे बांधा हुआ होता है, ये बहुत सारी चीज अपन पढ़ करके भी आए, ऐसा नहीं है। और आप सब बच्चे DLED किए हुए हैं, DLED में भी ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तीसरी वाली यूनिट और चौथी वाली यूनिट खासतौर से 10th बेस है सारा के सारा। चाहे तीसरी वाली यूनिट को बच्चे देख लें और चाहे अपन चौथी वाली यूनिट को देख लें, ये दोनों की दोनों यूनिट हैं, वो 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास के जो करिकुलम है हमारा मैथमेटिक्स का, उसको सबको कवर किए होते हैं। सवाल कई बार हम देखते हैं कि बच्चे सवाल बहुत अच्छा करा लेते हैं, सवाल पढ़ा भी देते हैं, लेकिन कई बार सिली मिस्टेक करते हैं। वो सिली मिस्टेक के कारण हमारे बच्चों के मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मैथोलॉजी में कोई कमी रह जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, एक समान बच्चे नहीं होते। तो किसी बच्चे को कोई मेथड समझ में आता है और कोई बच्चे को कोई मेथड समझ में आता है। यानी आपसे जो मैं चर्चा करूँगा कि एक ही चीज़ को हम कितने तरीक़ों से पढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ हमें समझनी होगी। कोई ज़रूरी नहीं हम एक ही तरीके से पढ़ाएं, क्यों हो सकता है एक बच्चा हमारे क्लास में इंटेलिजेंट हो, दूसरा हो सकता है वो हमारा कम इंटेलिजेंट हो। तो एक मेथड से समझ में आ सकता है तो दूसरे बच्चे को दूसरे मेथड से समझ में आ सकता है। तो यहाँ ये नहीं, पहले एक धारणा बन गई थी, हमारे टीचर्स के मन में भी धारणा बन गई थी कि नहीं, जो किताब में मेथड दिया हुआ वही राइट है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, किताब का मेथड है राइट, लेकिन उसके साथ में भी हमें यदि कोई तरीका आता है पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का, तो वो भी राइट हो सकता है। चलिए अब हम वापस से आगे बढ़ते हैं और ब्लॉक फर्स्ट की ओर चलते हैं। ब्लॉक फर्स्ट में मेरा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो नेचर और स्कोप को लेने वाला है, कि गणित की जो प्रकृति होती है और गणित का जो क्षेत्र है वो क्या है। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, किसी भी व्यक्ति की नेचर को समझने के लिए, नेचर तब समझी जा सकती है जब तक हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी कर लें। यदि मुझे शेर सिंह जी सर के बारे में जानकारी हो जाए, शेर सिंह जी सर का बायोडाटा मुझे पता लग जाए, या आप में से किसी बच्चे का मुझे बायोडाटा पता लग जाए, आपके आचार विचार मुझे पता लग जाए, तो मैं उसकी नेचर इजीली बता सकता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे जो आपसे चर्चा करनी पड़ेगी, वो चर्चा करनी पड़ेगी, जो मैंने पहला प्रश्न यहाँ पर छोड़ा है बच्चों आपके लिए, व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैं कहा नेचर तब समझ में आएगी जब मैं गणित को तो समझ लूँ। गणित मुझे पता नहीं गणित क्या है, और फिर मैं डायरेक्ट नेचर को बताने लग जाऊं। मुझे, आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं, डायरेक्ट आप मेरी नेचर नहीं बता सकते। वैसे के वैसे जब मैंने प्रश्न छोड़ा था कि बच्चे गणित से भयभीत क्यों, तो बच्चे गणित से भयभीत इसलिए होते हैं क्योंकि हम वास्तविकता में उसकी मूल जो अवधारणा है गणित की, वो बच्चों को जो नहीं पढ़ाते, और हम जैसे शिक्षक डायरेक्ट क्लास में जा करके सवाल कराना शुरू कर देते हैं। और जब डायरेक्ट सवाल शुरू कर देते हैं तो बच्चा मैथमेटिक्स को रटना शुरू कर देता है। जब बच्चा मैथमेटिक्स को रटेगा तो फिर बच्चा गणित से भयभीत होगा, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। तो बच्चों, सबसे पहले एक सामान्य सी परिभाषा जो एक जनरल व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, आम व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। यदि किसी हलवाई की दुकान पर बच्चों जाओगे तो हलवाई की दुकान पर जाकर के यदि आपसे पूछो, उस हलवाई से पूछोगे कि भाई साहब जरा बताएंगे गणित क्या है, तो वो आपको लीटर दिखा देगा, आपको बांट दिखा देगा, आपको तराजू दिखा देगा, यानी वो उसको गणित नजर आती है। यानी नाप माप जो तोल के यंत्र है वो ही गणित है उसके लिए। यदि आप किसी कपड़े वाली दुकान पे जाओगे तो कपड़ा वाला से बात करो कि भैया गणित को बता दो जरा, गणित क्या है, तो वो क्या कहेगा कि अपने मीटर को लेकर के, आपके मीटर आपके सामने रखेगा कि जो कुछ है भैया गणित मेरा लिए तो यही है, क्योंकि मैं इसी से ही कपड़ा माप करके आपको देखता हूँ।
तो जैसे जैसे जिन जिन व्यक्तियों से आप बातचीत करोगे, किसी राहगीर से जाकर बातचीत करोगे कि मुझे अजमेर जाना है, अजमेर में कैसे जाऊं, किस दिशा से जाऊं, कितने किलोमीटर जाकर दायां जाऊं बायां जाऊं, ये सारी चीजें जब आम व्यक्ति से जाकर के बातचीत करने पर, तो मैंने गणित की छोटी सी परिभाषा बनाई, द साइंस विच इंक्लूड्स नंबर्स, लेटर्स, signs, symbols, sense of place and direction, instrument like measurement and weighting, predominance of calculation इत्यादि is called mathematics। यानी गणित वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत अंक, अक्षर, चिन्ह, प्रतीक, स्थान दिशा का बोध, नाप माप तोले जैसे यंत्र, गणनाओं की प्रधानता इत्यादि आते हैं, वही गणित कहलाता है। आप किसी किराने की दुकान पर जाओगे, सामान खरीदोगे, उसे जितने रुपए का सामान आएगा वो कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन के बाद आपसे पैसे मांगेगा, आप भी उसको 500 रुपए का नोट देंगे, आपका 384 रुपए का सामान आया है, फिर आप फिर वापस कैलकुलेशन करोगे और आपको कैलकुलेशन आती है, तो फिर ये मान के चलना कि आप बिल्कुल सही रूप में गणित को आपने समझा है और पढ़ा है। तो ये सामान्य सी परिभाषा है, एक जनरल व्यक्तियों के द्वारा दी जाने वाली परिभाषा है जो हमें ध्यान में रखनी है। गणित वह शास्त्र है जिसके द्वारा जिसमें हम संख्याओं का, अंकों का, चिन्हों का, स्थान दिशा का बोध का, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का, नाप माप तोल के यंत्रों का, गणना की प्रधानता इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। लेकिन आप चूंकि मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तो मैथमेटिक्स की कुछ स्पेसिफिक परिभाषाएं हैं कि बच्चों आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिसमें एक गणितज्ञ हुए हॉगवेन। आपने यदि हॉगवेन को पढ़ा हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत परिभाषा आती है। हॉगवेन को यदि आपने पढ़ा हो तो हॉगवेन में ये कह सकता हूं कि हॉगवेन गणित के साथ साथ सोशल साइंस और साइंस दोनों में अपनी पारंगतता रखते थे। मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के इन्होंने गणित की एक छोटी सी परिभाषा दी बच्चों। मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। बहुत छोटी सी परिभाषा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मिरर जो दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब है, हम स्वयं हैं वो बिंब है, और जब हम दर्पण को देख रहे हैं, मिरर को देख रहे हैं, तो मिरर में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो हमारा प्रतिबिंब है। तो गणित सभ्यता और जो संस्कृति हमारी, उसका क्या है, दर्पण है, मिरर है। अर्थात किसी भी सभ्यता और संस्कृति के बारे में यदि हम जानकारी करना चाहते हैं, किसी भी सभ्यता और संस्कृति को हम समझना चाहते हैं, तो उसका प्रतिबिंब रूपी जो दर्पण में हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, और वो दिखाई देगा तो वो केवल मैथमेटिक्स के माध्यम से दिखाई दे सकता है और किसी माध्यम से नहीं दे सकता। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो बच्चों, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, लोथल की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं के बारे में जानकारी कराई जाती है। अब जब इनका अर्धायुकाल होता है, जीवाश्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें हमें कार्बन डेटिंग होती है, तो उसमें मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा करके हम पता करते हैं कि ये सभ्यता 5000 साल पुरानी है, ये सभ्यता 2500 साल पुरानी है, ये सभ्यता 3000 साल पुरानी है, ये सभ्यता 500 वर्ष पुरानी है। तो किसी भी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी करने के लिए हमने मैथमेटिक्स के फॉर्मूला का उपयोग किया, लेकिन वो घटना तो घटित हो चुकी है, उसका हमें केवल और केवल क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कहूं कि अभी आप आज 2 से 3 बजे के बीच में आप क्या कर रहे थे, तो मैंने यहाँ मैथमेटिक्स दिया है आपको 2 से 3 बजे। 2 से 3 बजे के बीच में आप बच्चों क्या कर रहे थे, तो 2 से 3 बजे चूंकि घटना तो घटित हो चुकी है, आपके सामने क्या आएगा, सारा के सारा एक प्रतिबिंब नजर आएगा, एक चित्र नजर आएगा कि 2 से 3 बजे के बीच में हम ये कर रहे थे। तो उसी प्रकार जो सभ्यता और संस्कृतियां हमारी रही हैं, उनके विषय में यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें गणित का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए हॉगमैन ने बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी परिभाषा में रखी, मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरी परिभाषा आती है, यह भी बहुत फेमस परिभाषा रही है, रोजर बेंकन की। रोजर बेंकन क्या कहते हैं, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल साइंसेज। गणित सभी विज्ञानों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। यानी जितने भी विज्ञान है हमारे, उन सब विज्ञानों की जो चाबी है वो किसके पास है? गणित के पास है। जो प्रवेश द्वार है जिसमें लॉक लगा हुआ है, उसकी चाबी किसके पास है? गणित के पास है। जब तक गणित चाबी नहीं लगाएगा तब तक किसी भी विज्ञान में हम प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक होम साइंस विषय है गृह विज्ञान। अब गृह विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो खासतौर से उसमें बच्चों को पाक शास्त्र आता है। पाक शास्त्र, पाक यानी भोजन बनाने की कला, खासतौर से गर्ल्स इस विषय को ज्यादा लेती हैं। भोजन बनाने की कला, पकवान बनाने की कला। और हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी किचन के साथ जुड़े हुए भी होते हैं, परिवार के साथ जुड़े हैं, तो परिवार में हम खाना पीना वगैरह बनाने की भी बात करते हैं। तो मैं यदि आपसे कहूं कि किसी महिला को, किसी गृहिणी को यदि गणित का ज्ञान नहीं है तो वो आटा भी नहीं गूंथ सकती। बच्चों, पता ही नहीं होगा कि कितना पानी डालना है। हो सकता है वो 2 घड़े डाल दे, 1 घड़ा डाल दे, उसको पता नहीं है, तो आटा भी नहीं गूंथा जा सकता। उसमें रेशो होता है, एक अनुपात होता है। वो अनुपात मैथमेटिक्स जब बताता है तो हम आटा गूंथ सकते हैं। आप बच्चों सब्जी भी नहीं बना सकते, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए भी आपको ध्यान में आता होगा कि वहां भी रेशो होता है। नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, धनिया कितना डालना है। यदि नहीं पता हो उस रेशो का तो पता नहीं नमक ज्यादा होगा, मिर्ची ज्यादा होगी, क्या होगा, वो सब्जी नहीं बन के तैयार होगी, तो वो स्वादिष्ट नहीं होगी। हलवाई के पास जाते हैं, आपके वैवाहिक मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्यों में भी बहुत सारे, एक लिस्ट हलवाई दे देता है, सामान की लिस्ट आके देता है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि वो लिस्ट के आगे कहीं ना कहीं मेजरमेंट भी साथ में होता है, एक पैमाना भी साथ में होता है कि चीनी लानी है 15 किलो लानी है, नमक इतने किलो लाना है, ये इतने किलो लाना है, मावा इतना लाना है, दूध इतना लाना है। यदि वो मात्रा ना दे, वो मेजरमेंट ना दे हलवाई आपको, तो फिर पता नहीं होगा कि हमें कितना लाना है और कितना लाना है। तो हम अपने हिसाब से उसको लेकर आएंगे, और हलवाई जब पकवान बनाने बैठेगा तो वो पकवान नहीं बन सकता। हलवाई के पास में भी आपने देखा होगा कि जब हलवाई किसी पकवान को बनाने बैठता है तो उसके बाद तराजू होता है। तराजू पर फिर वो तोलता है कि मैदा मुझे कितने लेनी है, मावा मुझे कितने लेनी है, अरारोट मुझे कितना लेना है। तो जब वो एक निश्चित रेशो के साथ उस चीज को लेता है तो गुलाब जामुन बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। तो गृह विज्ञान यदि हमें पढ़ना है तो गृह विज्ञान को समझने के लिए चाबी हमारे पास है, वो किसके पास है? मैथमेटिक्स के पास है। इसलिए उस होम साइंस को हम तभी समझ सकते हैं। क्या हम केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं बिना मैथमेटिक्स के? नहीं पढ़ सकते। रसायन शास्त्र को भी बच्चों हमें नहीं समझा जा सकता, रसायन शास्त्र को भी हम नहीं पढ़ सकते। जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की शुरुआत हम कहते हैं परमाणु, और परमाणु सबसे छोटा कण माना जाता है। परमाणु के बाद फिर हम अणु की बात करते हैं, अणु के बाद फिर अणुसूत्र की बात करते हैं, अणुसूत्र के बाद फिर अभिक्रियाओं की बात करते हैं, लेकिन ये सब बात में है। पहले हम, यदि मैं आपसे पूछूं कि जरा बताइए परमाणु की परिभाषा क्या होती है, तो एक ही उत्तर आएगा सामने निकल करके, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाजित हो। पदार्थ का वह छोटे से छोटा, ये छोटा और बड़ा क्या है बच्चों? विभाजन और अविभाजन क्या है बच्चों? ये मैथमेटिक्स है। जब मैथमेटिक्स ने यहाँ पर अपने शब्द दिए, जब शब्द रसायन शास्त्र के पास में पहुंचे तो रसायन शास्त्र ने परमाणु की परिभाषा बनाई कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाजित हो। जब परमाणु की परिभाषा बनी तो फिर अणु बना, अणु बना तो फिर अणु की परिभाषा बनी, और अणु की परिभाषा क्या बनाई गई? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो विभाजित हो। जो अविभाजित है वो परमाणु है, जो विभाजित है वो अणु है। तो यहाँ भी विभाजन और अविभाजन की बात की गई। जब अणु आया तो फिर अणुसूत्र की बात की गई। N2 आया, O2 आया, H2 आया, कई सारे अणुसूत्र हमारे सामने आ गए। और जब अणुसूत्र आए तो फिर आपको ध्यान में होगा विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सामने आई। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को आप देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे कहूँ कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर क्या होता है? अमोनिया होता है। तो नाइट्रोजन जो N2 है ये 2 मैथमेटिक्स है बच्चों। H2 मैथमेटिक्स है, बीच में हमने प्लस लगाया, मैथमेटिक्स है, और इज इक्वल टू अमोनिया बना, तो बराबर का जो साइन है, सिंबल है, वो भी मैथमेटिक्स के अंदर आता है।
और फिर हमें इसमें भी निश्चित अनुपात मिलाना पड़ता है कि 1:3, 2:3, जो भी अनुपात होना है, संतुलन, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन हम सब पढ़ते हैं। उसके बाद ही रासायनिक अभिक्रिया होती है कि कोई पदार्थ लेना है वो 1 ग्राम में लेना है तो दूसरा हो सकता है 3 ग्राम में लेना हो, तभी रासायनिक अभिक्रिया पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जब रासायनिक अभिक्रिया बिना मैथमेटिक्स के संभव नहीं है, तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया भी कैसे संभव हो सकती हैं। चाहे योगात्मक अभिक्रियाएं हो तो योगात्मक क्रिया यानी जोड़ने वाली, संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं जोड़ने वाली, विघटनीय अभिक्रिया अलग अलग होने वाली अभिक्रियाएं हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, किसी प्रकार की अभिक्रियाएं हो, समस्त अभिक्रियाएं बिना मैथमेटिक्स के संभव नहीं है। यानी रसायन विज्ञान में भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स अपनी चाबी लगाएगा, तभी हम रसायन विज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आगे चलें तो भौतिक शास्त्र तो बच्चों इसी का पार्ट माना जाता है। यानी गणित की ही एक शाखा भौतिक शास्त्र के रूप में हमें नजर आती है, फिजिक्स के रूप में नजर आती है। फिजिक्स में जब हम विस्थापन को पढ़ते हैं, वेग को पढ़ते हैं, त्वरण को पढ़ते हैं, समय को पढ़ते हैं, तो यदि वेग की परिभाषा में आपसे कहूं तो एकांक समय में तय की गई दूरी को, या मैं कहूं परिवर्तन की दर, तो एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय, एक समय, ये हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और चाल और दूरी में भी जब हम अंतर की बात करते हैं, वेग और चाल में भी अंतर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मैथमेटिक्स की दृष्टि से ही अंतर कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। जब हमारे पास विस्थापन नहीं है, वेग नहीं है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो मुझे बता दीजिएगा न्यूटन की गति के जो समीकरण हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनके अपन बात करते हैं न्यूटन के, वो बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। फैराडे के नियम बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। दाहिने हाथ का नियम बन सकता है क्या? नहीं बन सकते। यानी फिजिक्स में कोई भी एपरेटस बिना मैथमेटिक्स के संभव नहीं है। क्या अमीटर बना सकते हैं, या वोल्ट मीटर बना सकते हैं, या हाइड्रोमीटर बना सकते हैं, या बर्नी कैलिपर्स बना सकते हैं, या स्क्रू गेज बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी फिजिक्स तो उसका एक पार्ट मानी जाती है। क्या बायोलॉजी को अलग कर सकते हैं उससे? बायोलॉजी को भी अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि जब हम कहते हैं, मैं कई बार उस मजाक के रूप में भी कहता हूँ बच्चों, कि जो बायोलॉजी पढ़ता है वो डॉक्टर बनता है। खासतौर से बायोलॉजी पेरेंट्स इसे दिलाते हैं कि वो मेरा बच्चा है वो क्या बने, डॉक्टर बने। अब डॉक्टर बने तो डॉक्टर बन गया, अब बनने के बाद में हम जैसे पेशेंट हैं वो कहाँ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है, एक पर्चा लिखता है, सबसे पहले पूछता भी आपसे कि क्या बात है, तो आप कहते हैं मुझे डॉक्टर साहब बुखार है। अच्छा बुखार है, तो कितना बुखार है? यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो गया, कितना बुखार है, तो वो थर्मामीटर आता है। अब मुझे बताइए थर्मामीटर बिना मैथमेटिक्स से बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा कि सर मुझे 103 डिग्री बुखार है। अच्छा ठीक है, 103 बुखार क्या रेगुलर रहता है क्या? आपने कब कब नापा इसे? 2 घंटे में नापा, 3 घंटे में नापा, ठीक है। और कोई बात है क्या? खांसी जुकाम भी है। अच्छा ठीक है। फिर डॉक्टर एक पर्चा लिखता है, पर्चे में कई प्रकार के टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप लिखता है उसके अंदर, और उसके आगे बच्चों जरा देखिएगा, उसके आगे भी लगता है एक एक, आधा आधा आधा, 2 स्पून, ऐसे करके लिखता है। यानी ये जो टैबलेट है वो सुबह शाम लेनी है, ये टैबलेट है वो 3 टाइम लेनी है, ये सिरप है 2 चम्मच सुबह शाम लेनी है। यदि मैं राइट हैंड वाले पोर्शन को 1 2 हाफ हाफ इसको हटा दूं, क्योंकि तो मैथमेटिक्स है, यदि मैं इसको हटा दूं तो आप बता सकते हैं मुझे, आप बता सकते हैं कि इसके बारे में? नहीं बता सकते। इसके बारे में आप इसलिए नहीं बता सकते इसके बारे में, क्योंकि जैसे हमने इसको हटाया हमें पता नहीं होगा दवाई कितनी लेनी है, और जब हमें पता नहीं है दवाई कितनी लेनी है, तो कई बार मैं मजाक में कहता हूँ राम नाम सत्य है, सत्य बोलो बत है। जब डॉक्टर ने उससे पूछा था कि क्या आपको नींद भी आती है, कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ पा रही है, मैं प्रॉपर सो नहीं पा रहा हूँ, तो डॉक्टर ने एक वैलियम 0.25 mg की एक टैबलेट लिख दी। मुझे पता नहीं उस टैबलेट कितनी लेनी है, मैंने उस टैबलेट को ले लिया। लेने के बाद में
पता नहीं 1 लेनी थी, 2 लेनी थी, 5 लेनी थी, 10 लेनी, मैं तो पूरा पत्ता ले लिया। और पूरा पत्ता, जब एक टैबलेट 24 घंटे अच्छी नींद दे देती है, तो पूरा पत्ता खाने के बाद में मुझे उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। यहाँ मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि मैथमेटिक्स को वो मात्रा बतानी होगी। और छोड़िए इसको, जो दवाई है, दवाई का पत्ता है, पत्ते के पीछे जरा देखिएगा, उसमें एक्सपायरी डेट होती है। यदि वो एक्सपायरी डेट ना लिखी जाए तो हो सकता है वो जो दवाई है वो खराब हो जाए, और खराब लेने के बाद भी हम उस दवाई का उपयोग कर लें तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर सकती है, नुकसान कर सकती है। इसके अलावा उस पत्ते पर लिखा होता है, या बोतल जो दवाई की शीशी है उसमें चारों एक स्लिप चिपकी होती है, उसमें लिखा होता है आयरन कितने %, कैल्शियम इतने %, सोडियम इतने %, पोटेशियम इतने %, यानी वो मात्रा, उसमें पदार्थों की मात्रा कितनी कितनी डाली हुई है। वो मात्रा भी यदि नहीं दे तो कोई दवाई नहीं बन सकती बच्चों, और यदि दवाई नहीं बन सकती तो फिर डॉक्टर बना के क्या करेंगे। डॉक्टर का चाहे माइक्रोस्कोप यंत्र हो, चाहे पैथ लैब हो, आपकी पूरी की पूरी पैथ लैब, सब मैथमेटिक्स पर निर्भर करती है। तो कोई भी बच्चों साइंस ऐसी नहीं है जिनमें मैथमेटिक्स के साथ संबंध नहीं हो, मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, मैथमेटिक्स के पास की चाबी नहीं हो। तो रोजर मेंकन की परिभाषा बिल्कुल सटीक है, बहुत अच्छी परिभाषा है। मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल टू ऑल साइंसेज। तीसरी परिभाषा की ओर चलें तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस कहते हैं मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेज। गणित को विज्ञान की रानी कहा है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। क्यों कहा है? ये प्रश्न भी परीक्षा में जाता है, 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपके इग्नू वाले पेपर में भी ये प्रश्न आ जाता है कि गणित को विज्ञान की रानी क्यों कहा जाता है। इसे इंटरव्यू साक्षात्कार के दौरान में मैंने विशेषज्ञों से पूछते हुए देखा है कि गणित को विज्ञान की रानी क्यों कहा गया है। यहाँ रानी शब्द से क्या तात्पर्य? यदि रानी शब्द से तात्पर्य हमें समझ में आएगा तो हम समझ पाएंगे कि विज्ञान की रानी गणित को क्यों कहा गया है। रानी माने माँ, यहाँ रानी शब्द से, क्वीन शब्द से तात्पर्य माँ। माँ जैसा ध्यान में आता हो कि पहले जब रोजर मेंकन, एक कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे, तो उस समय राजा महाराजाओं का शासनकाल हुआ करता था, और राजा और रानी को हम हमेशा माता पिता के रूप में देखा करते थे। यानी जो पालन पोषण करने की जिम्मेदारी पालनहार था हमारा, वो माई बाप, हजूर, बहुत सारे शब्दों से हम संबोधित करते थे। और जैसा ध्यान में आता हो, जयपुर में भी गायत्री देवी को हमने राजमाता कहा। तो चूंकि राजा महाराजाओं का शासनकाल था, इसलिए वहाँ क्वीन शब्द उन्होंने उपयोग में लिया। क्वीन माने माँ, यानी सारे विज्ञानों की जो माँ है वो क्या है, यानी सारे विज्ञानों को जन्म देने का काम किया है वो किसने किया? मैथमेटिक्स ने किया है। जैसा भी पिछली वाली परिभाषा मिलती जुलती परिभाषा है, सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी भी कहा है, तो इधर इसको माँ कहा है। अब माँ, चूंकि अभी अगली वाली परिभाषा भी आएगी, गैलीलियो की परिभाषा भी आएगी, उसमें भी हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसे माँ क्यों कहा है, यानी सब विज्ञानों को जन्म देने का काम किया, वो कैसे किया है। तो गैलीलियो की जब परिभाषा आएगी उसमें अपन इस बात को और डिटेल में चर्चा करेंगे। बेंजामिन परिक कहते हैं कि गणित वह शास्त्र है जिसके द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मैथमेटिक्स इज द साइंस बाय विच नेसेसरी कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। गणित वह शास्त्र है जिसके द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी जो डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस मैं कह सकता हूँ कि एक होता है सामान्य डिसीजन लेने वाला, एक होता है क्विक डिसीजन लेने वाला। तो जिसको यदि लाभ हानि पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पता है किसी भी काम को करने के लिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लाभ हानि का पता है, तो वो डिसीजन आराम से ले पाएगा। और किसी को यदि लाभ हानि के बारे में पता नहीं है और उससे कहा जाए कि तुम इसके बारे में निर्णय करो, तो उसका पहली बात तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, और यदि वो ले भी लेता है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका डिसीजन क्या हो, सही हो, क्योंकि उसने दोनों पक्षों को नहीं देखा। मैथमेटिक्स का विद्यार्थी होता है, मैथमेटिक्स का विद्यार्थी देखता है इस काम को करने से मुझे क्या तो लाभ होने वाला है और क्या हानि होने वाली है। लाभ और हानि के बारे में लॉस एंड प्रॉफिट वो पहले से जान लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वो पहले से जान लेता है, उसके बाद में वो क्या कर लेता है, वो डिसीजन ले लेता है। तो बेंजामिन परिक कहते हैं मैथमेटिक्स द साइंस बाय विच नेसेसरी कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, यानी गणित वह शास्त्र है जिसके द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो हमें कोई नेसेसरी डिसीजन हमारी लाइफ में लेने होते हैं
तो कहीं ना कहीं बच्चों गणित को जरूर उपयोग करना चाहिए, और ये बात हमें हमारे बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि बेटा कोई भी अपन डिसीजन लेने जा रहे हैं तो जरूर इसके बारे में लॉस एंड प्रॉफिट सोच लेना, उसके बाद डिसीजन लेना, तो वो डिसीजन आपका क्या होगा, राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। एक और नाम सुना है आपने, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ गणित में आगे, देखिए ये सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू की बात करते हैं, गणित को सोशल वैल्यू के साथ जोड़ने की बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट सेना के वहाँ पर देखते होंगे, आपने इनका नाम सुना होगा, और इसको अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में कहानी के रूप में पढ़ाया भी गया था। ये क्या कहते हैं कि द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। गणित की जो संपन्नता है वो क्या है, गणित की प्रोग्रेस, गणित के विकास, गणित की समृद्धि पर से संबंधित होती है। यानी किसी भी देश की जो संपन्नता है वो उस देश की गणित के विकास, गणित की समृद्धि, गणित की संस्कृति से रिलेटेड होती है। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, दोनों को कोरिलेट किया है। यानी कोई देश यदि संपन्न होने जा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस देश के गणित का हाथ है, और किसी देश का यदि गणित संपन्न है तो मान के चलिएगा वो देश भी संपन्न होगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, सोशल वैल्यू से जोड़ करके बात करते हैं यहाँ पर। तो भारत को ध्यान में आता हो कि भारत को विश्व गुरु कहा गया था। भारत को विश्व गुरु क्यों कहा गया था, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमने बहुत कुछ दिया भारत को, भारत ने जीरो हो चाहे दशमलव पद्धति हो चाहे संख्या पद्धति हो, सारा सिस्टम भारत का था। यहाँ के नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वैदेही जैसे विश्वविद्यालय थे, बाहर के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। मैथमेटिक्स का ज्ञान चाहे आर्यभट्ट को पढ़ें, चाहे भास्कराचार्य को पढ़ें, चाहे ब्राह्मण को पढ़ें, चाहे अपन रामानुजन को पढ़ें, चाहे महावीराचार्य को पढ़ें, चाहे शकुंतला देवी को पढ़ें, कितने ही गणितज्ञों को, भारतीय गणितज्ञों को पढ़ने की कोशिश करें तो वो सारा के सारा जो ज्ञान है वो भारतीयों ने भारत में दिया, जिससे भारत के लोग, अब एक आपको उदाहरण देता हूँ कि यहाँ की जो गणित थी वो कितनी संपन्न थी। भास्कराचार्य का बच्चों आपने नाम सुना होगा। भास्कराचार्य एक बहुत बड़े गणितज्ञ, बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री, बहुत बड़े खगोल शास्त्री। इनकी बेटी थी लीलावती। लीलावती जैसे से बड़ी हो रही थी उनको उसके विवाह की चिंता होने लगी कि इसका विवाह करना है हमें, और विवाह करना है तो मुहूर्त भी यही निकालते थे, तो वो शास्त्री थे, तो उसका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था, ये तो परेशान रहने लगे। खैर जैसे तैसे करके एक क्षण जिसको हम कहते हैं पल, वो मुहूर्त का समय उस लीलावती का निकला। यानी मुहूर्त भी इन्होंने निकाल दिया था, मैथमेटिक्स संपन्न है इनके पास कि उस मुहूर्त को नहीं निकल रहा था, वो भी इन्होंने निकाला, और विवाह, लीलावती का विवाह होने जा रहा है। तो लीलावती छत पर अपने आभूषणों से सज्जित घूम रही हैं, और पहले आपको ध्यान आता हो घंटा हुआ करते थे, घंटाघर बोलते थे, घंटा हुआ करते थे। तो एक घंटा यानी बड़ी घड़ी लगी हुई है पेंडुलम वाली। सडन क्या होता है कि वो जो उनकी नाक का एक मोती था वो मोती वहां से निकलता है और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में लाके फंस जाता है। घड़ी रुक जाती है, विवाह का मुहूर्त निकल जाता है। जब विवाह का मुहूर्त निकल गया, ये पता जब भास्कराचार्य को पता लगा, यानी ये मानेंगे कि जबरदस्ती वो विवाह का मुहूर्त उस समय निकाला था उनके द्वारा, उनको इतना दुख पहुंचा। उनके इस दुख से लीलावती का विवाह नहीं होने के कारण उन्होंने लीलावती नाम के ग्रंथ की रचना कर दी, इनकी पुत्री के नाम से ग्रंथ की रचना कर दी। और उसमें यदि आपको, ये पुस्तक मेरे पास है, यदि आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप इस पुस्तक को पढ़िएगा। बहुत सारा गणित, विशाल गणित इस पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा है। यहाँ पर अगली परिभाषा की ओर चलें, गैलीलियो। गैलीलियो का नाम आप सबने सुना होगा।
गैलीलियो भी बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए हैं, दूरबीन के आविष्कारक हुए हैं, लोग भांति भांति से इनको जानते हैं। इनको फांसी की सजा भी हुई थी, और फांसी की भी सजा होने का प्रमुख कारण था भारत, क्योंकि इन्होंने भारतीय का समर्थन किया था बच्चों। और भारतीयता क्या है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का परिक्रमण काल है वो 365 से 1/4 होता है, इसलिए 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। इस प्रकार की भाषा का समर्थन गैलीलियो ने किया था, तो वहाँ के राजा ने इनको फांसी दे दी इस बात को लेकर के। ये पूर्णतः भारतीयता का समर्थन करते हैं। और मैंने कहा, जैसे कहा कि लोग इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, मैंने भी इनका नाम रखा है ज्वारी। आपको बड़ा विचित्र सा लगेगा कि इस गैलीलियो को ज्वारी कैसे कह रहे हैं। ज्वारी वो होता है जो जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, उसको ज्वारी कहते हैं। छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें आप। एक पुलिस वाला है, एक चोर है, दोनों पड़ोसी हैं। अब और तीसरा और उनके बगल में रहता है पड़ोसी। तो जो तीसरा वाला पड़ोसी है वो पुलिस वाले को कह के जाता है कि मैं गांव जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद लौट कर आऊँगा, और परिवार जा रहा है कोई मांगलिक कार्य में। तो वो पुलिस वाला चोर को बुला के कहता है कि देखो भाई, पड़ोसी नहीं है, अब देख लेना क्या करना है। तो वो चोर उस घर में जाकर के पूरे घर को साफ कर देता है। तो मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि जो पुलिस वाला है वो कौन सी भूमिका में है? तो कहीं ना कहीं वो चोर की भूमिका में है कि उसने चोर को रास्ता दिखाया। तो वैसे के वैसे गैलीलियो स्वयं सट्टा नहीं लगाते थे, इस सट्टे का नंबर बताया करते थे उस समय कि जाओ उस नंबर पर लगा दो, सट्टे का वो नंबर आने वाला है। इसलिए मैंने इनको ज्वारी कहा। ये कहते हैं गणित वह शास्त्र है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड जगत को लिख दिया। इतनी प्यारी बात। गणित वह शास्त्र है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड जगत को लिख दिया है बच्चों। कितनी प्यारी बात है। मैथमेटिक्स द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द एंटायर यूनिवर्स। इतनी है, सब कुछ समेट दिया इन्होंने, सब कुछ शामिल कर दिया इन्होंने। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द एंटायर यूनिवर्स। यहाँ जो गॉड है वो गॉड कौन है? ब्रह्मा। अब जो मैं क्वीन वाली बात कह रहा था, वहाँ माँ का दर्जा दिया हुआ है, यहाँ गॉड जो है वो पिता है। अब जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा क्या है? यदि मैं आपसे वेद की बात करूं, वेद क्या है? वेद है ब्रह्मा की वाणी, जो वेद व्यास द्वारा रचित है। अब ब्रह्मा की वाणी में है, तो यदि उन वेदों को पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञान, देखिए 2 चीजें बाहर निकल रही, एक तो भाषा निकल रही है जिसको हमने देववाणी कहा है, वो देव भाषा। वाणी जो भाषा निकल के आ रही है वो संस्कृत है। इसलिए सारे भाषाओं की हमें जननी जो माना है वो संस्कृत को माना है। और जो ज्ञान है वो गणित है। सारे चीज़ों का जो ज्ञान है, सारी विषय वस्तु का ज्ञान है वो मैथमेटिक्स है। यहाँ से वो मैथमेटिक्स निकल रहा है। और जब मैथमेटिक्स का ज्ञान बाहर आया, यहाँ से फिर साइंस विषय प्रारंभ हुए। तो माँ जनी जो निकल के आ रही है, सारे भाषाओं की जननी गणित, तो सारे पिता का, सारे माँ का जो वो है वो यहाँ क्या है? मैथमेटिक्स है यहाँ पर। तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड जगत को उसके अंदर लिख दिया है। अब आप देखिए अभी हमारी जो भारतीय कालगणना है वो वैज्ञानिक है, सब पूरा संसार इसको मानता है। हमने अभी वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम बनाया है, वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम बनाया है, तो वो वास्तव में ही नूतन वर्ष है, नया वर्ष है। लोग 31 दिसंबर को नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन उसमें नवीनता नहीं, उसमें नूतनता नहीं है। इसमें नवीनता हमें नजर आती है, पूरी भारतीय कालगणना नजर आती है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमें ध्यान में आता होगा कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, भारत में कब दिखाई देगा, जयपुर में कितने बजे दिखाई देगा, ये सब हम आज बता देते हैं आगे तक की समय को ध्यान में रखते हुए। हमारी बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, सुबह पेपर में आ जाता है कि जयपुर में चंद्रमा इतने बजे दिखाई देगा। तो इतना बड़ा मैथमेटिक्स, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कहाँ से आ गई? हमारे शास्त्रों से आई, हमारे वेदों के माध्यम से आई। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। तो परमात्मा ने पूरी की पूरा समय, ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र विज्ञान सब चलता है। किसका ग्रह चल रहा है, किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, उनके पास पंचांग होता है, पंचांगों को देख करके वो सारा मैथमेटिक्स को लगा करके तब जा करके वो बता पाता है। तो
इतनी अच्छी बात कही, मैथमेटिक्स द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द एंटायर यूनिवर्स। और यदि सारी परिभाषाओं को मैं मिला दूं, सारी परिभाषाओं को यदि मैं आपके बीच में रख दूं, तो एक छोटी सी परिभाषा मैंने बनाई आपके लिए। इस सचराचर जगत में जो कुछ भी है वो गणित है। जो कुछ तुम्हें नजर आता है वही गणित है। जहां जहां तुम दृष्टि डालोगे वहां गणित है। जहां तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही गणित है। जिस कक्ष में बैठे हो वो गणित है, जिस कुर्सी पर बैठे हो वो गणित है, जिस टेबल पर रख करके किताब रख रखी है वो गणित है, जिस किताब को पढ़ रहे हो वो गणित है, जिस पेन से काम कर रहे हो वो गणित है। आकाश को देखते हो तो गणित है, पृथ्वी को देखते हो तो गणित है, नदियों को देखते हो तो गणित है, पेड़ों को देखते हो तो गणित है। जहां जहां जो कुछ भी दिखाई दे सकता है वो सब क्या है, गणित दिखाई देता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण यदि हम अपने बच्चे का बना पाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चों कि हमारा बच्चा गणित में कभी कमजोर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी सोच क्या हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी। हर जगह क्या मैथमेटिशियन क्या है, गणितीकरण क्या है कि बच्चा जहां भी देखे वहां पर उसे गणित नजर आनी चाहिए, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। हमने उसका इंटरेस्ट डेवलप किया नहीं और हम डायरेक्ट सवाल कराएंगे तो कैसे उस बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो गणित क्या है इसके बारे में हम बच्चों को पहले जानकारी देनी होगी। परिभाषाएं और भी कई सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कुछ परिभाषाएं, स्पेसिफिक परिभाषाएं मैंने आपके बीच में रखी हैं। अब यदि कुछ परिभाषाएं आपके समझ में आ गई हों, गणित आपको पता लग गया हो कि वह शास्त्र जिसके अंतर्गत अंक, अक्षर, चिन्ह, प्रतीक, स्थान, दिशा का बोध, नाप, माप, तोले जैसे यंत्र आते हैं, वही सब गणित कहलाता है। तो इससे अब आपको गणित की नेचर समझ में आने लगेगी कि गणित की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की प्रकृति है, गणित का जो नेचर है वो किस प्रकार का गणित का नेचर है। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यदि हम देखें, जैसा मैंने अभी लास्ट की परिभाषा में आपको कहा कि संसार में जो कुछ भी नजर आता है वो गणित है, यानी गणित क्या है, सार्वभौमिक है। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल। हर जगह गणित आ जाती है। भाषाओं में भी हम देखें तो भाषाओं में भी हमें गणित नजर आती है। यदि हिंदी आप देखेंगे तो हिंदी में जो हिंदी शब्द है उसको यदि अक्षर से और मात्रात्मक रूप में पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ह पर छोटी ई की मात्रा। हमें यह बोलना पड़ेगा कि मात्रा जो है वो छोटी की है, बड़ी ई की है। उसके बाद हमें आधा न, आधा बोलना पड़ेगा, आधा न, फिर द और द पर बड़ी की मात्रा, फिर लाइन पर खींचते हैं। तो ये आधा है, छोटी है, बड़ी है, पूर्ण विराम है, ये सब मैथमेटिक्स। और जब परिभाषा बनाते हैं, शब्द की परिभाषा क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। जब वाक्य की परिभाषा बनाते हैं तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। वाक्य की बात पैराग्राफ की परिभाषा बनाते हैं तो दो या दो से अधिक पैराग्राफ वाक्य मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं, और दो या दो से अधिक पैराग्राफ मिलकर पाठ बनाते हैं, दो या दो से अधिक पाठ मिलकर पुस्तक बनाते हैं। तो ये दो या दो से अधिक क्या है, मैथमेटिक्स है। भाषा में भी हमें मैथमेटिक्स नजर आती है। जब अंग्रेजी में देखते हैं तो फुल स्टॉप, हमें दशमलव जो फुल स्टॉप बिंदु नजर आता है वो भी हमें नजर आना चाहिए। एक का जब हम निर्माण करते हैं तो दो स्लैंट हाइट लेकर लाइन लेते हैं, एक सीधी लाइन लेते हैं, तो एक का निर्माण हम कर पाते हैं। यानी रेखाखंड ये सब उपयोग करते हैं तो हम बना पाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए, किसी भी स्थान पर चले जाइए, चाहे गार्डन में चले जाइए, चाहे सड़क पर चलिए, सड़क पर भी आपको मैथमेटिक्स नजर आएगी। दुराए तराए चौराहे पर आपको नजर आएंगे। बैंक में चले जाइए, पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, किसी भी कल कारखाने में चले जाइए, जहाँ भी चले जाइए वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ मैथमेटिक्स नजर आएगी। इसलिए हमने कहा कि द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सल, यानी गणित क्या है, सार्वभौमिक है। मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट। गणित का संबंध है वो सभी विषयों के साथ में है, यानी गणित है वो सभी विषयों के साथ सह संबंधित है। किसी भी विषय को उठा लें, ऐसा नहीं कि गणित में दूसरे विषयों का काम नहीं है, दूसरे विषय भी गणित के साथ जुड़ते हैं, तो गणित भी उन विषयों के साथ जुड़ता है। इसलिए कोरिलेशन है, उन दोनों के बीच में सह संबंध है। जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स में हमें मैथमेटिक्स नजर आता है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के कॉमर्स नहीं चलेगी। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सन नज़र आते हैं, सनों के माध्यम से हम पढ़ पाते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर कब हुए थे, क्या बैकग्राउंड है, सारा इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ, सारी दिशा डायरेक्शन वगैरह के हम पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है। ज्योग्राफी में हम देखें तो ज्योग्राफी का जो प्राण है उसका मैप कहलाता है, उसका ग्लोब कहलाता है।
यदि मैथमेटिक्स ना हो तो ग्लोब तैयार हो नहीं सकता, मैप नहीं तैयार सकता, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं ये नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ भी मैथमेटिक्स हमें कोरिलेट करता है के साथ में। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मैथमेटिक्स के साथ कोरिलेट ना होता हो, इसलिए मैथमेटिक्स सबके साथ कोरिलेट होता है। मैथमेटिक्स इज प्राइमरली अबाउट कैलकुलेशन। जो गणित है उसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। यानी यदि वास्तव में आपने गणित को पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो आप मूर्ख नहीं बन सकते। जहाँ भी आप मार्केट जाएंगे, सामान खरीद के लाएंगे, तो वहाँ पर गणना करेंगे, गणना के बाद ही आप सही हिसाब किताब की बात कर पाएंगे यहाँ पर। तो गणित विषय में जब भी बात होगी तो उसमें गणना की बात होगी, गणना की प्रधानता की बात होगी। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त से मूर्त होती है। अमूर्त से मूर्त, जो अमूर्त हमें दिखाई नहीं दे रहा है और जो दिखाई देता है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बात कहूँ, नया कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों, मुझे 4 दे दीजिए, मुझे 8 दे दीजिए, मुझे 7 दे दीजिए, मुझे 10 दे दीजिए, मुझे 15 दे दीजिए, मुझे 20 दे दीजिए। आप दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब क्या है? संख्या। संख्या नहीं दी जा सकती। और मैंने कहा 4 रुपये दे दीजिए, 5 पेंसिल दे दीजिए, 10 किताबें दे दीजिए, 20 पुस्तकें दे दीजिए, 10 पेंसिलें दे दीजिए, तो आप दे देंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने 10 पेंसिल कहा तो पेंसिल एक संकेत मिल गया मुझे। बच्चों, संख्या एक विचार है जो अमूर्त है। इन विचारों को जब हमने संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया तो वो संख्या नहीं कहलाती, वो संख्यांक कहलाते हैं, न्यूमेरिकल्स कहलाते हैं, संख्यांक कहलाती है। अब 4 जब हम बनाते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, तो फिर वो संख्या नहीं, वो क्या? संख्यांक है, वो संकेत है 4 का। तो अमूर्त से वो किधर क्यों लेके गया? मूर्तता क्यों लेके गया? जब हम 3D में जाते हैं तो 3D में आप सिलेंडर को दिखाइए, आप स्फीयर को दिखाइए, आप कोन को दिखाइए, क्या वो कोन पूरा दिखाई देता है? क्या आपको स्फीयर पूरा दिखाई देता है? क्या आपको सिलेंडर पूरा दिखाई देता है? लेकिन फिर भी आप कहते हैं सिलेंडर है। मैं डस्टर, जो लकड़ी का डस्टर होता है, उसको डस्टर को दिखा करके आपसे प्रश्न करूं कि बच्चों ये गणित की कौन सी आकृति है, तो आप बोलोगे घनाभ क्यूबॉइड। क्यों क्यूबॉइड बोलोगे? जब वो क्यूबॉइड तो दिखाई नहीं दे रहा, वो तो केवल आपको एक परत दिखाई दे रही है, एक फलक दिखाई दे रही है, कोड दिखाई दे रही है आपको, और वो आयत के रूप में दिखाई दे रही है, रेक्टेंगल के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं? उसे हम क्यूबॉइड कह रहे हैं, हम उसे घनाभ कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स हमें बता रहा है कि इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं, और ऐसी आकृति जिसमें 6 आयताकार फलकें होती हैं वो घनाभ कहलाती है। तो किधर से जा रहे हैं हम? अमूर्त से मूर्त की ओर जा रहे हैं। कई बार मैं कहता हूँ बच्चों को कि आपको रेखा पढ़ानी है, चलिए पढ़ाइए लाइन क्या होती है, पढ़ाइए लाइन को बोर्ड पर बना के बताइए। लाइन की परिभाषा जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो जिसकी कोई मोटाई नहीं होती उसे हम रेखा कहते हैं। असीमित चलती है और जिसकी मोटाई नहीं होती और जो सीमित हो जाए वो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। तो जब हम बोर्ड पर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी मोटाई नजर आने लग जाती है। ठीक है, हम उसे अमूर्त से मूर्त की ओर लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, अच्छा पढ़ाने का तरीका मैं आपको बताऊं कि आप किसी एक बर्तन लीजिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो बर्तन, पात्र लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिए, लगभग आधा पानी से भर लीजिएगा उसे, और फिर 1/4 उसके अंदर ऑयल डालिए। ऑयल डालने के बाद आप देखें कि जो पानी है और ऑयल के बीच में एक पतली सी आपको लाइन नजर आएगी। वह सही कॉन्सेप्ट है, वह सही लाइन है, वह सही लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको कोई मोटाई नजर नहीं आएगी, लेकिन वो लाइन जरूर नजर आएगी। तो सही जो अमूर्त था हमारे सामने, आज हमने उस प्रैक्टिकल वे में, उस प्रैक्टिकल के रास्ते से हमने उस बच्चे को क्या बता दिया? मूर्तता में लेकर आए। तो द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप्स द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन। बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास जो होता है वो गणित के अध्ययन से ही होता है।
यदि हम बच्चों की वास्तव में बौद्धिक क्षमता का विकास करना चाहते हैं, मानसिक क्षमता का विकास करना चाहते हैं, तो गणित बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लिए। गणित से बालकों में तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, मनन शक्ति का विकास होता है। यानी मानसिक क्षमता उस बच्चे की ब्रॉड हो जाती है। बच्चा हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने लग जाता है। हर काम को करने से पहले वो उस पर विचार करने लग जाता है कि इस विचार को मैं कैसे, इसलिए कहते हैं गणित की पहेलियां हल करना भौतिक मूल्य है। भौतिक मूल्य इसलिए है क्योंकि उस बच्चे का विकास होता है गणित की पहेलियों को हल करने से। सुडोकू जैसे गेम्स हम बनाते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। गणित के जादू होते हैं, रामानुजन नंबर है, उस रामानुजन जादुई वर्ग है, उनसे जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास नजर आता है जब हम गणित विषय को पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स इज लॉजिकल इन नेचर। गणित की प्रकृति क्या होती है? तार्किक होती है। जिस बच्चे को गणित नहीं आती तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास की ओर चला जाता है। जैसे रूढ़िवादी विचार हमारे परंपराओं में चले आ रहे हैं उनको वो मानने लग जाता है। लेकिन जिसने वास्तव में गणित पढ़ी है, तो गणित पढ़ता है तो साइंस भी पढ़ता है, तो वो किसी भी बात को लॉजिकली प्रूव करना चाहेगा, लॉजिकली समझना पाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हमने कह तो दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो कहता वाई, क्यों बराबर हैं ये? तो हमें लॉजिकली बताना पड़ेगा कि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, ये संगत कोण है, ये एकांतर कोण है। हमें उस बच्चे को लॉजिक देना पड़ेगा, उस बच्चे को समझाना पड़ेगा। और गणित यदि लॉजिकल रूप से बच्चा समझेगा तो फिर बच्चे को गणित अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। यानी गणित बिना लॉजिक के, बिना तर्क के आगे नहीं बढ़ सकता। और जब गणित तर्क चलता है तो हम जब गणित पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी तार्किक क्षमता का विकास होने लग जाता है। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन सिंबॉलिक लैंग्वेज। गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की अपनी भाषा, अपनी सिंबॉलिक यानी सांकेतिक भाषा होती है बच्चों। गणित की स्वयं की भाषा है, किसी से गणित ने भाषा ली नहीं, खुद की भाषा है। यदि मैंने लिखा 345 प्लस 854, मुझे नहीं मालूम क्या करना है, लेकिन आप समझ गए कि आपको क्या करना है। आप तुरंत जोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो प्लस लगा हुआ है वो प्लस हमें संकेत कर रहा है कि इस सवाल में हमें क्या करना है, जोड़ना है। कहीं माइनस लगा दिया, कहीं इंटू लगा दिया, कहीं ग्रेटर देन लगा दिया, कहीं लेस देन लगा दिया। ये सारे सिंबल हैं हमारे मैथमेटिक्स के, और ये सिंबल ही हमें बता देते हैं गणित में हमें क्या करना है। तो गणित की अपनी भाषा है, और वो भाषा कैसी है? सांकेतिक है, सिंबॉलिक भाषा होती है। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन रूल्स, फॉर्मूलाज एंड प्रिंसिपल्स। गणित के अपने नियम होते हैं, अपने सूत्र होते हैं और अपने सिद्धांत होते हैं। गणित के खुद के सिद्धांत हैं, खुद के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। गणित की खुद की अवधारणाएं हैं, गणित के खुद के सूत्र हैं। जैसे वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2 भी उसका खुद का है, पाई भी खुद के द्वारा निकाला हुआ है, आर रेडियस भी खुद के द्वारा फाइंड आउट की हुई है। पाई आर स्क्वायर की अपन बात करते हैं, क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं, तो वो भी आपका स्वयं का फॉर्मूला उसने ड्राइव किया हुआ है। खुद के अपने सिद्धांत हैं, खुद की अपनी थ्योरम्स हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये प्रूफ इट है, ये प्रूफ है, इसे हम सत्यापित कर सकते हैं। प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, सत्यापित किया जा सकता है। तो गणित के अपने नियम होते हैं, गणित के अपने फॉर्मूले होते हैं, गणित के अपने सिद्धांत होते हैं। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन चिल्ड्रन। गणित जो है अपने विद्यार्थी के अंदर धनात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास करता है। जैसे जैसे हम गणित विषय को समझने लग जाते हैं, बच्चा नेगेटिविटी की ओर जाता ही नहीं है। और मेरे प्रयोग हैं, मेरे अनुभव हैं बच्चों, जिस बच्चे ने गणित विषय को अच्छे से समझ लिया, गणित को अपने जीवन में उतार लिया,
व्यवहारिक जीवन उपयोग में ले लिया, वो बच्चा कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं ला सकता, वो बच्चा कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, बशर्ते उसने गणित को अपने जीवन में उतारा हो। गणित पढ़ लेना ये उतारना नहीं होता, गणित को रट लेना ये उतारना नहीं होता, गणित में अच्छे मार्क्स ले आना ये उतारना नहीं होता। कैसा आप कह सकते हो कि इंजीनियरिंग छात्र, बहुत सारे इंजीनियरिंग छात्र कर रहे हैं, उन्होंने वास्तव में गणित को समझा ही नहीं, गणित की स्थिति को जाना ही नहीं। गणित कभी नहीं कहता, गणित कहता पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। और इनका विचार मैंने मेरे विद्यालय की दीवारों में पढ़ा था, बच्चों, मेहनत परिश्रम सफलता की कुंजी है नहीं। मैं इस विचार को बदलता हूं, मेरे हिसाब से विचार होना चाहिए सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। जिसके जीवन में सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो कभी भी अपने जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो हमारे अंदर डेवलप करता है वो कौन सा विषय है? मैथमेटिक्स विषय है। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारे लिए। यहाँ पर मैथमेटिक्स इज ट्रू, गणित सत्य है, गणित में झूठ है ही नहीं। कई बार हम प्रश्न बना देते हैं ट्रू और फॉल्स के, नहीं बनाने चाहिए ट्रू और फॉल्स के प्रश्न। गणित में असत्यता है ही नहीं। गणित संसार में कहीं भी चले जाइए एक समान है। यदि यहाँ भारत में बैठकर आप अपनी कॉपी में 2 + 2 = 4 लिख रहे हैं, तो बाहर निकल करके भी किसी से पूछिए 2 + 2 = 4 होगा। जयपुर में घूम लीजिए, राजस्थान में कहीं घूम लीजिए, भारत में कहीं घूम लीजिए, वर्ल्ड में कहीं घूम लीजिए, 2 + 2 = 4 मिलेगा। भाषा बदल जाती है, भाषा लैंग्वेज में चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में चेंजेस नहीं आते। मैथमेटिक्स सही है, सत्य है तो सत्य है, और जो गणित मैथमेटिक्स पढ़ता है, समझता है, जीवन में उतारता है, वो हमेशा सत्य होता है। इसलिए गणित अनुशासन है, ध्यान में रखिएगा। गणित के अध्यापक को अनुशासन प्रेमी कहा गया है। वो डिसिप्लिन का पालन करता है। क्यों? क्योंकि वो गणित को पढ़ता है तो उसमें देखता है कि गणित में सत्य है, तो मुझे ही सत्य रहना है, मुझे ही सत्य बोलना है, मैं सत्य बोलूंगा। तो ये डिसिप्लिन होता है ना। वहाँ असत्यता, जहाँ झूठ बोलता है वहाँ इनडिसिप्लिन होता है। रेगुलरिटी है, नियमितता है, समय की पाबंदी है, ये सब उसको अंदर देखने को मिल जाती है। तो इस संसार में कहीं भी चले जाइए, जो यहाँ पर बात की जा रही है गणित में, वो अन्य जगह भी बात की जाएगी। तो इसलिए हमने कहा गणित, मैथमेटिक्स इज ट्रू, गणित सत्य है। मैथमेटिक्स नॉलेज इज सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल। गणित का जो ज्ञान है वो सिस्टमेटिक होता है, व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है। गणित कभी भी अव्यवस्थित हो ही नहीं सकती। गणित में जब हम सवाल सॉल्यूशन निकालते हैं तो व्यवस्थित रूप से ही चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि पहले हम चौथा स्टेप लेकर आ जाएं, फिर दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर 5वां स्टेप लेते हैं। नहीं, सब पॉसिबल ही नहीं है। हमें पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप चलना पड़ेगा, तीसरा स्टेप चलना पड़ेगा, चौथा स्टेप चलना पड़ेगा, यानी सीक्वेंशियल चलना पड़ेगा। हमें क्रमबद्ध चलना पड़ेगा और व्यवस्थित रूप से चलना पड़ेगा। ये गणित हमें सिखाती है, गणित का ज्ञान हमें सिखाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चों नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पर चूंकि समय को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें आपसे इस नेचर को लेकर के कर सकते हैं। तो ये जो मेरी जो पीड़ा है, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले बच्चों को सवाल कराने से पहले उन बच्चों को पहले समझाइए तो सही कि जो सवाल है वो तो बात की बात है, पहले इस गणित की चीज़ों को तो समझें, गणित को तो समझें कि गणित क्या है, गणित का नेचर किस प्रकार का है। मम्मी पापा का नेचर हमें समझ में आ जाएगा तो मम्मी पापा का उपयोग भी हमें समझ में आ जाएगा। मम्मी पापा का नेचर हमने समझा नहीं और मम्मी पापा से हम काम की बात कर नहीं हो सकता। मम्मी पापा ने हमको समझा नहीं और हमारा काम की बात करने लग जाए। मम्मी पापा ने हमें समझा नहीं, हमारी नेचर को नहीं जाना, हमको कह दिया तुम मैथमेटिक्स बन जाओ, तुम IAS ले लो, तुम IIT में चले जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ। नहीं, पहले हमें इसकी नेचर को समझना पड़ेगा, इस मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। जब ये समझ में आ जाए, नेचर समझ में आ जाए, तो हम आगे के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, इसके स्कोप्स को ले सकते हैं। स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, इसका मैथमेटिक्स का स्कोप मैं यूँ कह सकता हूँ इनफाइनाइट है, अनंत है मैथमेटिक्स का स्कोप। मैंने कहा सारे विषयों में ही मैथमेटिक्स नजर आता है। खासतौर से इसकी शाखाओं को लेकर के हम इसके स्कोप को देख सकते हैं, इसके क्षेत्र को देख सकते हैं। हमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री यानी अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, कलन है जिसको अपकलन कहते हैं अपन, सांख्यिकी स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, ट्रिग्नोमेट्री है,
त्रिकोणमिति है, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ETC मैंने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि मैंने कहा कि मैथमेटिक्स अनंत है, हर चीज़ मैथमेटिक्स के अंदर शामिल हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने इसकी कुछ शाखाएं इसके अंदर रखी हैं, ये क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट बिंदु की ओर चलें तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आमतौर पर बच्चे इसको समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो फिर इसका जीवन में उपयोग भी नहीं कर पाते। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स, बच्चों मैंने यहाँ चूँकि किताबों में एम्स लिखा है इसलिए मैंने भी एम्स लिखा है, और एम्स से मेरा जो तात्पर्य होगा यहाँ उद्देश्यों के लेकर नहीं है, एम से मेरा जो तात्पर्य हिंदी में वो लक्ष्य से है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मेरा लक्ष्य से तात्पर्य और ऑब्जेक्टिव से जो मेरा तात्पर्य वो उद्देश्यों को लेकर के है यहाँ पर। तो गणित शिक्षण अधिगम के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं, ये भी हमें हमारे बच्चों को बताने चाहिए कि आप बादाम तो खा रहे हैं, लेकिन इस बादाम को क्यों खा रहे हैं। काजू खा रहे हैं, लेकिन इस काजू को क्यों खा रहे हैं। आप इस गणित को पढ़ रहे हैं तो गणित को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं आप इस गणित को, गणित करेगा क्या। बादाम जब हमारे मस्तिष्क का विकास के लिए अपन बात करते हैं, काजू हम पौष्टिकता की बात करते हैं, यानी हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी तो ये ड्राई फ्रूट्स से कम नहीं है। हमें बताना पड़ेगा कि इस गणित को जो पढ़ा रहे हैं हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इसे पढ़ने से होगा क्या। ये चीज़ें हम इस कॉन्सेप्ट पे अपन देख सकते हैं। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं बच्चों, शिक्षा जिसको हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे प्रश्न जरूर करता कि हमारी जो शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो आपको ध्यान में होगा शिक्षा का लक्ष्य ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक का चहुमुखी विकास करना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है, वो हमारी शिक्षा का लक्ष्य है। और शिक्षा की जगह यदि मैं आपको, हालांकि एजुकेशन शब्द अंग्रेजी में कह रहे हैं, लेकिन हिंदी में यदि मैं शिक्षा की जगह विद्या शब्द यूज में लूं तो वो ज्यादा सार्थक होगा। वैदिक काल में विद्या का ही उपयोग होता था, इसलिए विद्यालय शब्द आया और विद्यार्थी शब्द आया। जो विद्या को ग्रहण करता है वो विद्यार्थी है, जहां पर विद्या प्रदान की जाती है वो विद्यालय है। वहां पर आचार्य शब्द यूज में लिया गया था। आचार्य जो अपने आचरण से बच्चों को सिखाए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। गुरु शब्द यूज में लिया जाता था कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए। आज की शिक्षा शिक्षक शब्द यूज में लेती है, और शिक्षक वो होता है जो अपने बच्चों को जीविकोपार्जन के लिए सिखाता है, यानी शिक्षा प्रदान करता है, इसलिए उसको हम शिक्षक कहते हैं। वो आचार्य नहीं है, वो गुरु नहीं है। तो उसके हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी बदलते गए, हमारा एम भी बदलता गया। विद्या का एम सदैव एक रहा है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी बालक का शारीरिक विकास करना, नैतिक विकास करना, चारित्र्य विकास करना, संज्ञानात्मक विकास करना, संवेगात्मक विकास करना, आध्यात्म विकास करना, चारित्र्य विकास करना, नैतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, हर विकास करना, ये हमारा विद्या का काम था। तो लक्ष्य तो एक था, यूनिक था, कि शिक्षा के द्वारा, विद्या के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करना, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं था। हमारा भी, हमारी शिक्षा लक्ष्य देती है, हमारा भी एक ही लक्ष्य होता है, होना भी चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को लक्ष्यों में कन्वर्ट करने लग जाते हैं तो सफलता की प्राप्ति की संभावना उतनी ही कम होने लग जाती है। कई बार मैं क्लास में उदाहरण देता हूं, अर्जुन का उदाहरण मुझे सामने नजर आता है। पढ़ते हैं, मेरा गलत अर्थों में उपयोग मत लेना, वह चीज भी सही है, लेकिन मेरा विचार है वो मैं मेरे विचार आपके बीच में दे रहा हूं। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि द्रौपदी का स्वयंवर रचा जा रहा है, तो राजा द्रुपद ने एक ऐसी शर्त रखी है
कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ द्रौपदी का स्वयंवर होगा। अब जब प्रश्न आता है कि भाई यहाँ अर्जुन आता है तो अर्जुन का एम क्या है, अर्जुन का लक्ष्य क्या है, तो कहते हैं मछली की आंख को भेदना अर्जुन का लक्ष्य था। मेरे विचारों में वो शायद उसका लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य कोई और था। उस लक्ष्य को पाने के लिए उसने मछली की आंख को भेदा था। लक्ष्य था द्रौपदी को पाना। यहाँ पर उसने कहीं ना कहीं बड़े भाई की से आज्ञा भी ली होगी, गुरु से भी आज्ञा ली होगी, धनुष को भी उठाया होगा, बाण भी उठाया होगा, धनुष पर बाण चढ़ाया भी होगा, आंख को भेदा भी होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे उस लक्ष्य को प्राप्त, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन उद्देश्य कहलाए। यहाँ पर ज्ञान जो हम बात कर रहे हैं, सारे विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक विकास करना, चारित्र्य विकास करना, ये सारे विकास करना कहीं ना कहीं ये उद्देश्य हैं, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब जब बालक का सर्वांगीण विकास करना हमारे लिए आया और हम जब 1947 में स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो शिक्षा की स्थिति थी उस समय बहुत ज़्यादा दयनीय थी, साक्षरता दर बहुत कम थी। तो जो कुछ हमें ज्ञान दिया गया, जो कुछ हमें नॉलेज दिया गया, वो नॉलेज हमारा भारत का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान हमें अंग्रेजों का ज्ञान था। तो जो ज्ञान हमें अंग्रेजों का दिया गया वो अंग्रेजों का ज्ञान आज भी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक था ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और हम पढ़ाते चले आ रहे हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 हमारे सामने आती है। बेंजामिन एस ब्लूम हमारे सामने नजर आते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन की प्राप्ति होनी चाहिए 1956 में, यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक पक्ष बच्चे का प्राप्त होना चाहिए। कॉग्निटिव की बात ये सबसे पहले करते हैं। और जब कॉग्निटिव की बात हो जाए, ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात हो जाए, इस पर फिर जीन प्याजे और साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमें चलना होता है। और आज रचनावाद जो आया वो इसी थ्योरी पर आधारित आया है। फिर अफेक्टिव डोमेन हमारे पास में आया। अफेक्टिव डोमेन यानी जिसको हमने कहा भावात्मक उद्देश्य, भावात्मक पक्ष, जो करतवाल के द्वारा दिया जाता है 1964 में। 1964 में करतवाल ने हमें अफेक्टिव डोमेन की बात कही, भावात्मक उद्देश्य की बात कही। और फिर तीसरा पक्ष आया हमारे पास में साइकोमोटर, क्रियात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक पक्ष 1969 से लेकर आए सिम्पसन। 1956 में बीएस ब्लूम बात कर रहे हैं, 1964 में अफेक्टिव डोमेन को लेकर के करतवाल बात कर रहे हैं और 1969 में सिम्पसन बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष को लेकर के। इस क्रियात्मक को दो नामों से और जाना जाता है बच्चों, वो भी ध्यान में रखने हैं। इसे मनोशारीरिक भी कहा जाता है, इसे गत्यात्मक भी कहा जाता है। इसे मनोशारीरिक क्यों कहा गया, इसे गत्यात्मक क्यों कहा गया? मनोशारीरिक, मनो मानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से क्या होना चाहिए? गतिमान होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए। इसलिए हम गत्यात्मक उद्देश्य कह रहे हैं। गतिशीलता की जब हम बात करते हैं, मार्केट, आप बच्चों जब चलते हो मार्केट में तो केवल शारीरिक रूप से चलोगे तो नहीं संभव है, केवल मानसिक रूप से चलोगे तो भी संभव नहीं है। क्रियात्मक विकास जब होगा आपका तो आपकी दोनों चीजें चलनी चाहिए, शारीरिक रूप से भी चलनी चाहिए और मानसिक रूप से भी चलनी चाहिए। तो आप देखेंगे जब स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स मेथड्स की अपन बात करेंगे तो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो डूइंग बाय लर्निंग होते हैं और कुछ होते हैं लर्निंग बाय डूइंग। एक होता है करके सीखना और एक होता है सीखने के द्वारा करना। दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। बेस्ट मेथड माना जाता है वो करके सीखना होता है, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखिए, अब करके सीखिए तो करेगा, यानी हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे करके सीखने में,
और साथ में मानसिक सक्रियता भी होगी, वह बेस्ट मेथड माना जाता है। इसलिए लेबोरेटरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ये करके सीखने पर आधारित होते हैं, इसलिए इनको बेस्ट मेथड माना गया है यहाँ पर। तो गत्यात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन कब कब आए ये ध्यान में रखना, लेकिन क्रम हमें ध्यान में रखना, पहले कॉग्निटिव की बात की गई, फिर अफेक्टिव की बात की गई और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन की बात की गई। यदि हमें कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन प्राप्त करना है, तो बच्चों मैं यदि आपसे प्रश्न करूं कि ज्ञानात्मक जो विकास है बच्चे का, वो कहां से प्रारंभ होता है? विकल्प भी हो सकते हैं हमारे पास, परिवार से, समाज से, विद्यालय से या सभी से। तो फिर आपका उत्तर आना चाहिए सभी से। ज्ञान का प्रारंभ परिवार से शुरू हो जाता है और जो सबसे पहला प्रारंभ है, क्योंकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देखिए लक्ष्य मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के उद्देश्यों के अपन बात करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स तो है, लेकिन साथ में जो ये लक्ष्य उद्देश्य आ रहे हैं वो भी तो हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ना। जब मैंने शिक्षा को पढ़ा था, शिक्षा की परिभाषा को पढ़ा था, मैंने जब पढ़ा था, मैंने जब बीएड किया था, एमएड किया था, तब मुझे पढ़ाया जाता था जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है वो शिक्षा है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बदल गया है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का गर्भावस्था से, गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। अफेक्टिव डोमेन भी शुरू हो जाता है और साइकोमोटर भी शुरू हो जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि मस्तिष्क का विकास, मानता हूं शैशवावस्था में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बच्चे के मस्तिष्क का विकास मां के गर्भ में भी होता है। रिसीविंग जो करता है बच्चा, मां के गर्भ से रिसीविंग करता है। अभिमन्यु के उदाहरण को नहीं भूल सकते। अभिमन्यु का उदाहरण कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर का बहुत अच्छा उदाहरण है। अभिमन्यु जो उसकी मां है सुभद्रा, उसके पेट में पल रहा है और उसके जो पिता हैं अर्जुन, सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता बता रहे हैं कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। इधर उनका तोड़ने का पूरा होता है, उधर सुभद्रा को नींद आ जाती है, अभिमन्यु भी सो जाते हैं। वापस निकलने का रास्ता नहीं आया। तो ये अभिमन्यु ने मां के गर्भ से ही आग्रहण कर लिया था, रिसीव कर लिया था, ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। कहीं ना कहीं उसे भावात्मक पक्ष आ गया था, कहीं ना कहीं उसे क्रियात्मक पक्ष भी यहाँ पर उसका मजबूत हो गया था। इसलिए युद्ध के मैदान में वो चक्रव्यूह को तोड़ के तो घुस गया, लेकिन वापस लौट के नहीं आ पाया। एक गर्भवती माँ के कक्ष में हमेशा ध्यान में देखा होगा, इष्ट पुष्ट बालक की तस्वीर लगाई जाती है, ईश्वर की तस्वीर लगाई जाती है, क्योंकि जो आगे आने वाली संतति है, जो आगे आने वाला बच्चा है, वो किस प्रकार का बच्चा होना चाहिए। माँ को अच्छे अच्छे ऐसे भी प्रयोग करके देखें बच्चों, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर जो हमारे समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट में लक्ष्य उद्देश्य आपको समझाने लग जाऊंगा तो फिर वही बात हो जाएगी, गणित के सवाल करा दिए हमने, रट लिए, और हम रटना नहीं, हमें समझना है, अपनी लैंग्वेज में समझना है, भाषा में समझना है। प्रयोग करके देखा गया कि दो गर्भवती महिलाएं ली, एक गर्भवती महिला को अच्छी बातें सुनाई गई, बहादुरता की कहानियां सुनाई गई, रामायण गीता सुनाई गई, अच्छे महापुरुषों की जीवनियां बताई गई, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई गई। और दूसरी गर्भवती महिला को डरावनी हॉरर पिक्चर्स दिखाई गई, डरावने सपने दिखाए गए, डरावनी बातें की गई। तो परिणाम ये हुआ कि जिसके लिए अच्छी बातें थी वो बालक जब माँ के गर्भ से बाहर आया और आगे चला देखा तो वो बालक बहादुर बना, और दूसरा जो बालक माँ के गर्भ से बाहर आया वो भीरू बना, डरपोक बना। इसका मतलब गर्भावस्था से ही इन तीनों चीज़ों का प्रारंभ हो जाता है। अर्थात मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है, इसके लिए परिवार सबसे पहले उत्तरदायी है। परिवार के साथ साथ
समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है और विद्यालय भी इसके लिए उत्तरदायी है। विद्यालय उत्तरदायी है तो वो फॉर्मल एजुकेशन के कारण है, और जो आपका परिवार और समाज उत्तरदायी है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के कारण है। यानी इन तीनों की प्राप्ति इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों प्रकार की एजुकेशन से प्राप्त होगी। अर्थात जब तक इन तीनों का प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, उस एम की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इन तीनों को किससे प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा ना, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया। तो शिक्षा, यानी अब इसको विद्या और शिक्षा एक ही मान करके चलेगा, उसके माध्यम से हम चलें और इन तीनों की प्राप्ति और शिक्षा से कराते हैं तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो शिक्षा को अंग्रेजी में हमने कहा एजुकेशन, अर्थात एजुकेशन से प्राप्त होने वाले उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहलाए, शैक्षिक उद्देश्य कहलाए। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, भ्रमित होते हैं शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्यों में। बहुत सारे बच्चे शैक्षिक उद्देश्यों को शिक्षण उद्देश्य मान लेते हैं, शिक्षण उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्य मान लेते हैं। दोनों अलग अलग हैं। प्रश्न आ जाता है शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्यों में अंतर बताइए, फिर वहां दिक्कत आती है। तो शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं, शिक्षण उद्देश्य संकुचित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य अनवरत रूप से प्राप्त होते हैं, शिक्षण उद्देश्य लघु अवधि में प्राप्त होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राप्त होते रहते हैं, और जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो निश्चित कालांश निश्चित अवधि में प्राप्त होते हैं। इनका शैक्षिक उद्देश्यों का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, शिक्षण उद्देश्यों का निश्चित पाठ्यक्रम। बहुत सारे अंतर हो सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर है, इनको यहाँ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दे लें हम विद्यालय के माध्यम से। इन शैक्षिक उद्देश्यों को समाज और परिवार तो उनको प्राप्त कराएगा, लेकिन विद्यालय किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर सकता है उसकी बात यहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने के लिए हमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने होंगे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी प्राप्त करने पड़ेंगे। अर्थात एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव यानी सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों प्राप्त करने पड़ेंगे। सामान्य उद्देश्य जैसे मैंने कहा कि लगातार प्राप्त होने वाले उद्देश्य हैं, अनवरत प्राप्त होने वाले उद्देश्य हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जिन्हें हमने विशिष्ट उद्देश्य कहा है, इन विशिष्ट उद्देश्यों को कक्षा कक्ष में प्राप्त किया जा सकता है। और कक्षा कक्ष में प्राप्त किया जा सकता है तो इन कक्षा कक्ष में इनको प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व किसका है? टीचर का है, अध्यापक का है। अध्यापक क्या करे कि इनकी प्राप्ति हो जाए? उसको कहते हैं पढ़ाई, जिसको हम कहते हैं टीचिंग, शिक्षण। अर्थात शिक्षण से प्राप्त होने वाले उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब मैं यदि आपसे प्रश्न करूं कि जो 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको नजर आ रहे हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव प्राप्त होगा? तो बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी आंसर देते हैं कि सर जनरल ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त होंगे। बहुत सारे कह देते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त होंगे। नहीं, सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त होंगे क्लास के अंदर, जिसको हम कहते हैं औपचारिक एजुकेशन के अंदर। आपने देखा होगा जब जनरल ऑब्जेक्टिव्स की मैंने बात कही थी, बच्चे का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक विकास करना, चारित्र्य विकास करना, संवेगात्मक विकास करना, तो ये विकास कोई 5, 7, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में नहीं होने वाले हैं। ये अनवरत रूप से प्राप्त होने वाले हैं। आध्यात्मिक विकास कोई 10 मिनट में नहीं हो जाएगा बच्चे का, अनवरत रूप से प्राप्त होने वाला है। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो क्लास में 35 से 40 मिनट के कालांश में ही क्या कर लिए जाते हैं? प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसलिए इनको कहा गया प्राप्य उद्देश्य और इनको कहा गया शिक्षा के छोटे छोटे लक्ष्य। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने पड़ेंगे। अब यहाँ फिर मेरा प्रश्न आता है बच्चों, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त होने पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स आसानी के साथ प्राप्त हो जाएंगे क्या? जनरल ऑब्जेक्टिव प्राप्त होने पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आसानी के साथ प्राप्त हो जाएंगे? आपने देखा होगा यहाँ पर मैं 2 प्रकार के अध्यापकों की बात कर रहा हूँ। एक अध्यापक वो है
जो क्लास में जाकर ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाता है, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कराता है। एक टीचर वो है जो पढ़ाता नहीं है क्लास में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त नहीं कराता, मारता है, पीटता है, ताने मारता है, ऐसा टीचर है। जब ताड़ने मारने वाला टीचर, मारने वाला, पीटने वाला टीचर क्लास में, बच्चों की क्लास में जाता है और बच्चों से प्रश्न करता है कि बच्चों, परसों हम सभी पिकनिक पर चलेंगे, चलो बताओ मेरे साथ कौन कौन बच्चे चलेंगे, तो बच्चे हाथ खड़ा नहीं करते। लेकिन जब दूसरा अध्यापक जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त कराता है, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त कराता है, वो कहता है, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो शैक्षिक भ्रमण, एजुकेशनल टूर है, ये क्या है? पाठ्य सहगामी क्रिया है, को करिकुलर एक्टिविटी है। बच्चे किसकी बात मानते हैं? जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्राप्त कराते हैं उनकी, या जो नहीं कराते उनकी? जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कराते हैं उनकी बात मानते हैं। अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं बच्चे, उन्हीं की टीचर्स की में भाग लेते हैं। अर्थात बच्चों का विकास जो होगा, वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास वही टीचर करा पाते हैं। दूसरे टीचर्स जो क्लास में जाकर नहीं पढ़ाते, वो टीचर कभी भी बच्चे का विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन पहले हमें हमारी क्लास टीचिंग को बहुत अच्छा करना होगा। ज्ञान, अवबोध, अनुपूरक कौशल, जिनकी मैं आगे बात करूंगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की आपसे बात करूंगा। तो अब यहाँ पर मैं यदि आपसे बात कहूँ कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो सारी विषयों के हमारे हैं, एक व्यक्ति के हैं, एक बालक के हैं, वो तो मैंने कहा, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक विकास करना, चारित्र विकास करना, समविकास, ये सारे विकास की बात यहाँ पर करते हैं। और प्राचीन समय में, वैदिक काल की शिक्षा में ये सारी चीजें प्राप्त होती थी। विशिष्ट उद्देश्य भी प्राप्त होते थे, छोटे छोटे लक्ष्य दिए जाते थे, वो प्राप्त होते थे। बच्चे का शारीरिक विकास भी होता था, मानसिक, नैतिक, चारित्र सब विकास होता था, तो बालक का सर्वांगीण विकास होता था। ये सब कुछ था। लेकिन अभी जब हम आगे अभी क्रम को पढ़ाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव्स में भी आपसे और आगे चर्चा करूंगा, तो हमने सिस्टम को बदला। सिस्टम के बदलने के कारण आज हम जो भयावह शिक्षा की तस्वीर आज हमारे सामने नजर आ रही है, वो बहुत अच्छी नहीं है। जो पिक्चर्स आज हमें नजर आने लगी हैं, वो पिक्चर्स बहुत अच्छी नहीं है। हम ज्ञान की दृष्टि से चाहे भले ही बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हों, लेकिन भावात्मक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक रूप से हम बहुत ज़्यादा कमजोर होते चले जा रहे हैं, जिसका प्रभाव नेगेटिव रूप से हमारे सामने आ रहा है। और आज बहुत सारे बच्चे अग्रेसिव होकर के, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी चाहिए कि हमें बच्चे को ज्ञान देना है, तो गणित के साथ साथ गणित की वास्तव में उस चीज़ का ज्ञान देना है जो बच्चों को जगा सके, जागरण कर सके। यहाँ पर तो मैथमेटिक्स के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे बच्चों, जरा देखिए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग: to impart knowledge about mathematics terminology, symbols, suffix, principles इत्यादि etc. and to develop the ability to understand। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आ रहा होगा आपके। पहला वाला ऑब्जेक्टिव क्या कहना चाह रहा है आपसे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, वो कहना चाहता है कि जो नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्सकल टर्मिनोलॉजी, गणित की जो शब्दावली है, गणित के जो सिंबल्स हैं, गणित के जो सफिक्स हैं, गणित के जो सिद्धांत हैं, प्रतीक है, सिद्धांत हैं इत्यादि है, उनकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उनकी जानकारी बच्चों को देना। सबसे पहले बच्चों को इनकी जानकारी देनी भी चाहिए। यदि बच्चों को गणित की शब्दावली की जानकारी नहीं है, बच्चों को सिंबल्स की जानकारी नहीं है, बच्चों को सफिक्स यानी प्रतीकों की जानकारी नहीं है, गणित के सिद्धांतों की, अवधारणाओं की, एक्जिम्स की, थ्योरम्स की, इन सब की जानकारी नहीं है, तो फिर बच्चे को समझने में कठिनाई आ सकती है। तो बच्चे को समझने की योग्यता का विकास करने के लिए
इनकी जानकारी देना आवश्यक है। इसलिए पहला उद्देश्य है इसका गणित की शब्दावली, संकेतों, प्रत्ययों, सिद्धांतों, प्रक्रिया आदि की जानकारी देना तथा समझने की योग्यता का विकास करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि पहले बच्चों को ये सारी चीज़ें दीजिए। और आप जुलाई में जैसे सत्र प्रारंभ होता है, आपकी बात तो सत्र जल्दी प्रारंभ हो रहा है, आप डायरेक्ट बच्चे को उस किताब को मत पढ़ाइए। गणित 7वीं क्लास की किताब है, उस बुक को डायरेक्ट मत कराइए। सबसे पहले उस किताब के अंदर क्या क्या सफिक्स आने वाले हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी आने वाली है, क्या क्या सिंबल्स आने वाले हैं, ये कुछ जानकारी उन बच्चे को दे दीजिएगा पहले, जिससे बच्चा उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका डेवलपिंग बेसिक एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्रिक स्किल्स। बच्चों का जो बीज गणित और रेखा गणित है उसके आधारभूत कौशलों का विकास करना। बीज गणित के आधारभूत कौशल होते हैं, ज्योमेट्री के आधारभूत कौशल होते हैं, इनका हमें बच्चों में विकास करना है तो पहले बच्चों को इनके बेसिक जानकारी हमें देनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा बच्चे को एल्जेब्रा कठिन लगता है, उसके बाद ज्योमेट्री कठिन लगती है। कारण यही है कि हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक स्किल्स बच्चों को नहीं बताते। तो ये यदि हम ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अप्लाइंग मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। बच्चों की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स, गणित का ज्ञान और कौशल बच्चों को देना होगा। यानी जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में गणित के ज्ञान तथा कौशलों का उपयोग करना, ये हमें बताना पड़ेगा बच्चों को। बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कोई भी जीवन में प्रॉब्लम्स आती है और बच्चे परेशान होने लग जाते हैं। कोई घटना घटित हो जाती है, बच्चे परेशान होने लग जाते हैं। घर में आग लग गई, बच्चे, हल्की सी चिंगारी उत्पन्न होती है, बच्चे परेशान होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्सेप्ट बच्चे को देने पड़ेंगे कि प्रैक्टिकली बहुत सारी व्यवहारिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनका कैसे हम सामना करें, कैसे हम मैथमेटिक्स के माध्यम से उन स्किल्स का विकास करें। तो ये तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में गणित के ज्ञान तथा कौशलों का उपयोग कराना। चौथा है टू डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर एक्ट। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज हमारे बीच में आ चुकी हैं। आज कैलकुलेटर भी ठीक है, एक सामान्य दुकानदार के लिए कैलकुलेटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, लेकिन एक थोड़ा भी यदि दुकानदार अपने स्टैंडर्ड को ऊपर कर लेता है तो वहाँ पर वो कंप्यूटर की बात करने लग जाता है। तो यहाँ जो आधुनिक तकनीकी युक्तियाँ हैं, चाहे कैलकुलेटर की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आजकल मोबाइल में भी ये सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं, आदि का प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास करना, बच्चों में ये स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। ये स्किल हमें लाने होंगे। कैलकुलेटर में भी जब हम जाते हैं तो एक न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर होता है बच्चों, बीएससी के अंदर, वहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर काम में आता है। तो वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर भी हर कोई बच्चा उसका उपयोग नहीं कर पाता है, वह भी हमें उसका कौशल बच्चों को देना होगा, सिखाना पड़ेगा। यदि log 1 का मान चाहिए, log 80 का मान चाहिए, log 15 का मान चाहिए, sin 13 का मान चाहिए, sin 25 का मान चाहिए, तो ये सारी वैल्यू हम उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। ये स्किल हमें बच्चों को देने होंगे। कल्टिवेट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो हमें देखना पड़ेगा, बच्चों का इंटरेस्ट है वो हमें जागरण करना पड़ेगा। बच्चों की गणित में रुचि विकसित करनी होगी, यानी गणित में बच्चों की रुचि विकसित करना। अब बच्चों की गणित में रुचि विकसित करना हमने लिख तो दिया, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? केवल
कक्षा में गणित के सवाल हम करा दें, गणित के सवालों से क्या ये स्किल्स बच्चों के अंदर आ सकते हैं, क्या बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, क्या नहीं। हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स क्लब की बात करते हैं। गणित क्लब हर विद्यालय के अंदर होना चाहिए और गणित क्लब के माध्यम से हम गणित दिवस मनाएं, गणित की विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल्स, निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करें, ट्रांसपेरेंसी बनाने का काम करें, विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स श्रृंखला का आयोजन करें, गणित पत्रिका का प्रकाशन करें, अनेकों चीज़ें हम करेंगे, बच्चों के माध्यम से कराएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों का गणित में इंटरेस्ट डेवलप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। इसलिए गणित से संबंधित विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमें करानी पड़ेंगी उन सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो बहुत सारे स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएंगे। बच्चों को हम कभी मैथमेटिक्स लैब में लेके ही नहीं जाते, मैं लेके भी तो क्या जाए, मैथमेटिक्स लैब होती ही नहीं है। इंटरेस्ट कैसे आए बच्चों का? हाथ से बच्चा यदि कैंची से कागज को नहीं काटेगा, कोई शेप नहीं बनाएगा तो उसके अंदर स्किल आएगा कैसे? यदि खाली कागज पर स्किल से लाइन ड्रॉ नहीं करेगा तो लाइन ड्रॉ करने का स्किल आएगा कैसे बच्चों के अंदर? तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वे से जाकर के हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों में मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो सके। Appreciate the useful of mathematics in other areas of knowledge. गणित के ज्ञान की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की सराहना करना, यानी गणित का ज्ञान केवल गणित विषय में ही नहीं होता, गणित का ज्ञान का उपयोग अन्य क्षेत्रों में ही होता है। इसकी हमें प्रशंसा करनी होगी, इसकी हमें सराहना करनी होगी कि बच्चों गणित का उपयोग केवल यही नहीं होता है, गणित का उपयोग रोटी बनाने में भी होता है भाई, चपाती बेलने में भी होता है। चपाती आड़ी टेढ़ी तिरछी कर दी जाए तो कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। हम कहेंगे क्या बना दिया है, भारत का नक्शा बना दिया क्या? अनेकों प्रकार की उपाधियां देते हैं। रोटी गोल होनी चाहिए, जब गोल होती है तो हमें दिखाई देती है ना, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वाह मजा आ गया, सब्जी स्वादिष्ट बनी, मजा आ गया, वाह ये बहुत अच्छा झोंपड़ी बनाई है, ये बहुत अच्छा मकान बनाया है, ये बहुत अच्छी टेबल बनाई है, ये बहुत अच्छी कुर्सी बनाई है, वाह मजा आ गया। तो अन्य जो क्षेत्र हैं, कारपेंटर का क्षेत्र भी हो सकता है, एक कारीगर का क्षेत्र भी हो सकता है, उनके में भी हमें क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। Appreciate the beauty and problem solving power of mathematics. गणित की सौंदर्यता तथा समस्या समाधान की शक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। गणित की सौंदर्यता, समस्या समाधान शक्ति की प्रशंसा क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी है? ये आपको ध्यान में आता हो? ये यदि आपसे कहूं, कुछ बच्चे मैंने मैथमेटिक्स के लिए लिए और कुछ बच्चे अदर सब्जेक्ट के लिए लिए, मैंने कहा कि एक एग्जीबिशन लगाइए। तो एग्जीबिशन जब लगाने लगे तो गणित के विद्यार्थियों ने सबसे पहले नाप तोल की, साइज को नापा, कमरे की साइज को नापा, टेबल कुर्सियों की साइज को नापा, पिक्चर्स की साइज को नापा, डिजाइन बनाई, डिजाइन बनाने के बाद मैं उनको वहाँ सेट किया और कुछ बच्चों ने ऐसे ही उसको जहाँ जैसे मन में आया वैसे पिक्चर्स को सेट कर दिया। तो प्रशंसा, एप्रिसिएशन किसको मिलने वाला है? जिसने व्यवस्थित रूप से काम किया, जिसने क्रमबद्ध रूप से काम किया, जिसने सिस्टमेटिक रूप से काम किया, उसको कहीं ना कहीं हम क्या करने वाले हैं? सुंदरता की बात करते हैं, उसकी एप्रिसिएशन की बात करते हैं। किसी गार्डन में जाइए, गार्डन की प्रशंसा हम कर रहे हैं तो प्रशंसा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जब वहां के पेड़ों को देखते हैं, वहां के पौधों को देखते हैं, तो एक पेड़ के खड़े हो जाएं और उस पेड़ के सीध में जितने भी पौधे लगाए हुए हैं हम उनको देखें तो एक पौधा दिखाई दे रहा है, बाकी सारे पौधे दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कि गणित में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं सममिति, सिमेट्री। सारे पौधे किस रूप में लगाए हैं? सिमेट्री में लगाए हैं, दूरियां बराबर हैं, उनकी जो लाइन है वो बिल्कुल बहुत अच्छी बनाई हुई है। क्यारियां जो बनाई हैं वो आयताकार क्यारियां बनाई हुई हैं, बीच में सर्किल बनाए हुए हैं,
ये सब सौंदर्य ही तो है, ये गणित में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए तो है। कोई भी समस्या समाधान हुई, मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा तुम आज लेट क्यों आए? बच्चा लेट आया, मैंने उसको टोका, मैंने कहा आज लेट क्यों आए? तो उस बच्चे ने कहा कि सर अब मेरी बात सुनिए, मैं क्यों लेट हो गया। हाँ बताइए बेटा। कि सर जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे आपस में। अच्छा फिर क्या हुआ? तो मैं रुक गया, मैं उनके झगड़े को देखने लगा पहले। और वो थे कौन? कि वो सर एक तो थे, वो था जो ठेकेदार होता है ना कारीगरों का, वो था। और कारीगर और बेलदार जो मजदूर वर्ग थे वो आपस में झगड़ रहे थे। अच्छा किस बात पर लड़ाई हो रही थी? लड़ाई इस बात पर हो रही थी कि वो जो मजदूर वर्ग था वो कह रहा था कि हमें 4 दिन के मानदेय दीजिए, 4 दिन का वेतन दीजिए, मजदूरी दीजिए हमारी। और जो ठेकेदार था वो कह रहा था कि नहीं, 3 दिन की मजदूरी आपको मिलेगी क्योंकि आपने 3 दिन काम किया है। फिर मैंने जब दोनों की बात को समझा तो मैंने कहा भाई तुम 3 दिन कह रहे हो, ये 4 दिन कह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कोई आपस में कोई गैप है। वो गैप क्या है वो बताओ। ये 3 दिन ही काम किया था कि नहीं? हमने 4 दिन काम किया। वो कह रहा नहीं ना 3 दिन काम किया। तो वही चौथे दिन हुआ क्या? तो फिर उस जो मजदूर वर्ग था उसने कहा कि सर चौथे दिन क्या था कि चौथे दिन जब हम काम कर रहे थे तो चौथे दिन हमने लंच तक काम कर लिया और उसके बाद बारिश आ गई थी, और बारिश आ गई तो हम काम नहीं कर पाए। तो हमारा दिन तो पूरा लगा चार। ठेकेदार से कहा भाई इन्होंने काम तो किया है, तो कि इन्होंने बारिश आ गई थी काम नहीं किया, वो बेकार हो गया, बारिश से बह गया, मेरा तो और नुकसान हो गया। तो बालक कहता है कि मैंने कहा कि आप इनको आधे दिन का वेतन दीजिए क्योंकि इन्होंने आधे वेतन यानी आधे दिन का काम और किया था। खराब हो गया, वो बारिश के कारण खराब हो गया, इनके कारण खराब नहीं हुआ। और मैंने सर उनको आधे दिन का वेतन और दिलवा दिया। ठेकेदार और दोनों में सहमति बन गई। तो अब मुझे बताइए इस पर उसकी सराहना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? उसने समस्या का समाधान किया, उसकी ऐसी शक्ति उसके अंदर विकसित करनी चाहिए, उसकी सौंदर्य कार्य पर प्रशंसा करनी चाहिए। तो इस प्रकार की प्रशंसा करना ये गणित का एक सामान्य उद्देश्य कहलाता है। एप्रिशिएटिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। जो महान गणितज्ञ हैं उनके गणित में क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना करनी चाहिए, सराहना करना। हमारे भारतीय गणितज्ञों ने खासतौर से किस प्रकार गणित के क्षेत्र में योगदान दिया है उनकी प्रशंसा करेंगे तो बच्चे भी उन भारतीय गणितज्ञों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है उन बच्चों में उनके कारण खोजी प्रवृत्ति, डिस्कवरी अप्रोच डेवलप हो जाए। तो गणित के सवाल सॉल्व करना वो खुद ही हल कर लेगा बच्चा, यदि उस बच्चे की ये अप्रोच डेवलप हो जाए। तो आर्यभट्ट को जरूर पढ़ाना चाहिए। आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है वो जरूर हमें समझाना चाहिए। बरहामहीर जो एक बड़े गणितज्ञ माने, आर्यभट्ट भी बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, बरहामहीर को हमें बनाना चाहिए। बरहा नाम किस प्रकार से पढ़ा, मिहिर नाम किस प्रकार से पढ़ा बच्चों, इन बरहामहीर गणितज्ञ का नाम। हमें महावीराचार्य को पढ़ाना चाहिए, हमें रामानुजन को पढ़ाना चाहिए। आधुनिक गणित के बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं रामानुजन। 22 दिसंबर हम उनकी याद में मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उनको याद करना चाहिए। तो कोई भी गणितज्ञ जिसने गणित के क्षेत्र में योगदान दिया है उसको हमें बच्चों को जरूर उसकी प्रशंसात्मक रूप से पढ़ाना चाहिए, उसकी प्रशंसा करके पढ़ाना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो बच्चे भी इससे मोटिवेट होते हैं, इससे अप्रिशिएट होते हैं और बच्चे खुद अपना मैथमेटिक्स के प्रति लगाव पैदा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। डेवलपिंग द एबिलिटी टू कॉन्क्रीट सेल्फ रिलायंस एंड इन्वेंटिव हैबिट्स, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, बच्चों में कंसंट्रेट पावर बढ़ती है। कंसंट्रेट पावर हमें देनी चाहिए बच्चों के अंदर। बच्चों में सेल्फ, कहीं ना कहीं उसे आत्मनिर्भरता की बात करें, बच्चों में आत्मनिर्भरता करनी चाहिए।
इन्वेंटिव हैबिट्स, उसमें खोजपूर्ण आदतों का विकास करना चाहिए। तो बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की योग्यता, आत्मनिर्भरता तथा खोजपूर्ण आदतों का विकास करना, ये एक जनरल इसका ऑब्जेक्टिव्स है। ध्यान केंद्रित करने की योग्यता हम बहुत सारे फिगर्स के माध्यम से कर सकते हैं। एक ही त्रिभुज में अनेकों प्रकार के त्रिभुज जब हम बना देते हैं, उनसे पूछ सकते हैं इसमें कितने शीर्ष होते हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें कोण हैं। तो बच्चे ध्यान से उन सारी चीज़ों को देख करके बताते हैं। ध्यान केंद्रित करने की योग्यता, हमने इसमें कितने पॉइंट्स लगा दिए, हमने किसमें 2-2 के अंक लिख दिए, हमने 3-3 के अंक कितने लिखे हुए हैं, 4-4 के अंक कितने लिखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी पजल्स हो सकती हैं। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उन बच्चों में विकसित करनी चाहिए। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। बच्चे सवाल स्वयं करें, स्वयं सॉल्यूशन निकालें और एक सवाल के 5 सवाल खुद डेवलप करें। इस प्रकार की क्षमता उन बच्चों में विकसित करनी चाहिए। बच्चों में खोजपूर्ण आदतें विकसित करनी चाहिए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में जाकर के अध्ययन करें, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें। ये हमें कहीं ना कहीं उन बच्चों को देना चाहिए। डेवलपिंग ए साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक आउटलुक, बच्चों में वास्तविक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो विकसित करना। हमारे बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना होगा, वास्तविक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स से संभव है। गणित वास्तविकता बताती है, गणित कल्पनाओं में नहीं चलती। रियलिस्टिक है गणित, और वास्तविक की अपन बात करेंगे, साइंटिफिक की बात करेंगे, तो बच्चे की जो सोच है वो बदल जाएगी। देखिए, बच्चा हर चीज को साइंटिफिक रूप से सोचने लगेगा और हर प्रक्रिया को साइंटिफिक रूप से करने लगेगा। हर चीज बच्चे की साइंस को लेकर के सोचेगा, अच्छा मैं इस काम को करूं, इसके लिए क्या क्या फैक्ट्स चाहिए, किस प्रोसेस को मैं अपनाऊं। वो सोच उस बच्चे की क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बच्चों। तकनीकी व्यवसायों के लिए भी बच्चे को तैयार करना, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल चीज़ें सामने आ रही हैं, व्यवसाय आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे क्षेत्र हमारे सामने बीच आ रहे हैं, उनके लिए भी तैयार करना। बच्चों में अनुशासन का विकास करना, कि बच्चे का मस्तिष्क कैसा होना चाहिए, अनुशासनबद्ध होना चाहिए। बच्चों में विश्लेषण करने की, सोचने की, विचारने की, तर्क करने की योग्यताओं का विकास करना। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव्स को हम बांध नहीं सकते। जैसे मैथमेटिक्स इनफाइनाइट है, वैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। यहाँ पर ये अनवरत रूप से प्राप्त होंगे, चंद घंटों में, चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में ये प्राप्त नहीं हो सकते बच्चों। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें लगातार चलना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्राप्त होने लगेंगे। अब ये तो चूंकि मैंने कहा था कि ये केवल कक्षा कक्ष नहीं, कक्षा कक्ष के बाहर भी प्राप्त होने लगेंगे। बहुत सारी गतिविधियां जो कक्षा कक्ष के बाहर भी आप लोग करा सकते हैं, चाहे आप एजुकेशनल टूर्स पर लेके जाएं, वहाँ पर भी इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने की बात कर सकते हैं। आप विभिन्न सेमिनारों में, कार्यशालाओं में लेकर जाएं, विभिन्न प्रकार के प्रसार भाषणमालाओं में लेके जाएं, गणित क्लब के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का करें, क्विज का आयोजन करें, आशु भाषण का आयोजन करें। बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि जो हमारी पुस्तक है, जो हमारा कंटेंट है, उस कंटेंट को हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमें कक्षा कक्ष में आना पड़ेगा, और कक्षा कक्ष में चलने के लिए हमें उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की ओर चलना पड़ेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्यों की ओर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आप बच्चों को ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं बता रहा हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी बताने लगूंगा तो उसमें 1 घंटा चला जाएगा। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के भी 6 ऑब्जेक्टिव्स उनके द्वारा दिए गए थे। वो 6 ऑब्जेक्टिव्स को भी हम समझने लगेंगे कि चूँकि वो ऑब्जेक्टिव्स भारतीय परिदृश्य में पूरी तरीके से पालन नहीं किए जा सकते, प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए हम एनसीईआरटी की ओर चलें। तो एनसीईआरटी ने 6 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात हमको कही। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है हमारा, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, इसने
खास तौर से 6 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के बात कही है, और 6 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के यदि अपन बात करेंगे तो पहला ध्यान में आता हो नॉलेज है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, तीसरा एप्लीकेशन है, चौथा स्किल है, पांचवा इंटरेस्ट है और छठा एटीट्यूड है। जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान में इन 6 ही ऑब्जेक्टिव्स का हम उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं लिए जाते। आज एनसीईआरटी के माध्यम से, एससीईआरटी के माध्यम से इन 6 ऑब्जेक्टिव्स की ही हम बात करते हैं। इनको हमने विशिष्ट उद्देश्य कहा है, इन्हें हमने अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहा है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी इनको हमने कहा है। तो यदि एम हमारा वही है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, इनके माध्यम से हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर प्राप्त करना चाहते हैं। अब बस इतना सा आप समझ लें कि चीज़ें वही हैं, लेकिन प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। मैं आपसे यदि एक प्रश्न करूं, एक कप में आइसक्रीम है और एक कप में चाय है, दोनों चीज़ें हमें लेनी हैं, सबसे पहले इन दोनों में से क्या लें? आप कह सकते हैं कि साहब सबसे पहले हमें चाय लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे, क्योंकि सबके एटीट्यूड अलग है, सबका मन अलग है, सबके विचार अलग हैं। अब ऐसे कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, पहले हमें आइसक्रीम खानी चाहिए। चीज़ें जानी दोनों हैं, लेकिन खाने का तरीका, यदि आप चाय पहले लेंगे, आइसक्रीम बाद में खाएंगे, तो नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। आप इस प्रोसेस को रोज़ दोहरा लीजिए, 5-7 दिन, 10 दिन, आपके दांतों में दर्द प्रारंभ हो जाएगा। छोटी सी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पर। गरम तवा है, चाय गरम है, गरम तवा है, उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो भाप बनेगी, और भाप बनेगी तो वो नुकसान पहुंचाएगी। गर्म से ज़्यादा भाप, गर्म ज़्यादा होती है, आग जो अपन आग देखते हैं ना, आग से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा भाप करती है हमें। इसलिए आज एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगी हैं, क्योंकि हमने पहले चाय पी फिर ठंडा खाया। काश हमने ठंडे के ऊपर गर्म डाला, तो गर्म तो होगा लेकिन भाप नहीं बनेगी। ध्यान आता हो आपको, हमने पहले आइसक्रीम खा ली और उसके बाद फिर चाय पी ली, तो ठीक है, आइसक्रीम पिघल जाएगी लेकिन नुकसान नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को जो प्राप्त करना है हमें, तो इस क्रम को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी क्रम में हमें चलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें क्या करती हैं, इनके क्रमों को बदल देते हैं। कोई स्किल को ऊपर ले जाता है, एप्लीकेशन को नीचे ले जाता है, इंटरेस्ट को ऊपर ले जाता है, कोई एटीट्यूड ऊपर ले जाता, नहीं। हमें नॉलेज पहले नंबर पर, ज्ञान, ज्ञानात्मक नहीं है, ये ज्ञान है। कॉग्निटिव है, वो ज्ञानात्मक है, ये भी तो अंतर ध्यान में रखना। नहीं तो बहुत सारी किताबों में ज्ञानात्मक, नॉलेज को ज्ञानात्मक लिख रखा है, वो ज्ञानात्मक नहीं है, ज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं अवबोध, एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं अनुप्रयोग, स्किल जिसको हम कहते हैं कौशल, इंटरेस्ट जिसको हमने कहा अभिरुचि, और एटीट्यूड जिसको कहा हमने अभिवृत्ति। इन 6 ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें समझना है। पहले नॉलेज को हम समझेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग को एक एक एग्जाम्पल्स लेकर के समझेंगे, फिर एप्लीकेशन को समझेंगे। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हम मान के चलेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स वाला जो सेकंड पार्ट था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, वो पूरा हो गया। मैं समझता हूँ अभी और कंटिन्यू करेंगे या अभी सर? शेर सिंह जी सर? हाँ सर, कंक्लूड कर सकते हैं सर यहाँ पर। हाँ, क्योंकि अभी ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा कल। हाँ हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे सर इसको।